Hello friends, you're most welcome to my channel. I'm doing good and I also expect you all are doing extremely well. So today we are going to start with chapter number 13 which is of group audit. हम आज ग्रुप ऑडिट स्टार्ट कर रहे हैं. इट इज़ नन अदर देन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ओल्ड कोर्स. पहले जब ये हमारे पास चैप्टर था ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से था और अब इंस्टीट्यूट ने इसको रिप्रोड्यूस कर दिया ग्रुप ऑडिट के नाम से. ओके सो बहुत ही आसान सा लॉजिकल चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है प्लस स्कोरिंग भी है क्योंकि इससे आपके मार्क्स एग्ज़ाम में 4 to 5 मार्क्स के आने के चांसेस रहते हैं डिस्क्रिप्टिव में एंड आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं इससे. ठीक है, और छोटा सा है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, बहुत लॉजिकल भी है प्लस ईजी भी है बिकॉज कई जगह पर हमारी जो जैसे 600 हमने पढ़ा हुआ उसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आ जाती है, उसकी कुछ गाइडेंस यूज़ हो जाती है, देन कुछ कंपनीज एक्ट की गाइडेंस यूज़ हो जाती है. तो ऑल इन एग्रीगेट ईजी चैप्टर है. ओके सो लेट्स प्रोसीड विथ इट. सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू देख लेते हैं. ऑडिट ऑफ सीएफएस. सीएफएस मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यहाँ पर हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करेंगे वेयर वी विल डिटरमिन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एंड द ऑडिटर. देन ऑडिट कंसिडरेशंस क्या है कंसोलिडेशन के टाइम पर. तो हम दो तरह के कंसिडरेशंस यहाँ पर कंसिडर करने वाले हैं. फर्स्ट इज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, देन करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. देन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है और उसके बाद जो हमारे सबसे मेन काम होता है जिसके लिए हम इतना सारे 3 जाम फैलाए हुए हैं वो है रिपोर्टिंग. एंड उसके बाद यहाँ पर हमने बोला है कि अगर हमें अनदर ऑडिटर का वर्क यूज़ करना पड़े तो उसके लिए हम क्या करेंगे. अरे कुछ नहीं करने वाले, सीधे से ऐसे 600 से हम गाइडेंस मांग लेंगे एंड ऐसे 600 के अकॉर्डिंग हम किसी और ऑडिटर का वर्क यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, एवरीवन क्लियर कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. और बहुत आसान है, बिलीव मी, बहुत आसान चैप्टर है ये. सो लेट्स प्रोसीड विथ इट. यहाँ पर बात आती है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? आई कैन एज्यूम इट वेरी वेल कि ये सबको पता होगा क्योंकि आप फाइनल के बच्चे हैं और आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना पता हो ऐसा हो ही नहीं सकता. बट स्टिल मैं समझा रही हूँ. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फिर भी बाई चांस ऐसा है कोई जिसको नहीं पता है तो ठीक है, डोंट ना वरी. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है. सपोज ये एक एंटिटी है जो है पेरेंट. ये कौन सी एंटिटी है? ये एक पेरेंट एंटिटी है. ओके, दिस इज पेरेंट एंटिटी एंड इसने कुछ और छोटी छोटी कंपनीज को टेक ओवर किया हुआ है. दीज आर छोटी छोटी कंपनीज. कुछ होली ओन सब्सिडियरी हैं, कुछ पार्टली ओन सब्सिडियरी हैं. जैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट हो, बट होना क्या चाहिए, इन एग्रीगेट सब्सिडियरी होना चाहिए. सब्सिडियरी की डेफिनेशन क्या होती है? देखो मैं आपको बता दूं, जब पहले एएस हुआ करता था तो उसमें क्या होता था, उसमें जो सब्सिडियरी की डेफिनेशन थी बहुत ही आसान थी और बोला था कि 51% का आपका स्टेक आ गया. अगर 51% तक का आपने स्टेक अगर उस किसी पर्टिकुलर कंपनी में रखा है तो वो, वेट यहाँ पर 51 कुछ गड़बड़ हुआ है, इट लुक्स लाइक 57 ना. 51% का आपका स्टेक आ गया है तो उस केस में क्या होगा, वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी मान ली जाती थी. बट अभी जो इंड एस आ गया वो सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात करता है. किसकी बात करता है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म की. तो उस केस में जब पेरेंट का कंट्रोल आ जाएगा इस कंपनी के ऊपर तो कही जाएगी कि ये कंपनी की सब्सिडियरी है. क्या कंट्रोल आने के लिए 51% की शेयर होल्डिंग ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं. 51% से कम भी शेयर होल्डिंग हो सकती है. बट अगर पेरेंट के पास इस कंपनी को डायरेक्ट करने का कंट्रोल है, डायरेक्ट करने की पावर है, इस कंपनी के ऊपर उस पेरेंट की कंट्रोल मान लिया जाता है. ओके, सो दिस इज़ द, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं जो, बट अभी हम इंडेक्स के इतना इन डेप्थ नहीं जाते क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि पेरेंट का कंट्रोल होना चाहिए. ठीक है, कंट्रोल किसके ऊपर? कंट्रोल होना चाहिए इन सब्सिडियरीज़ के ऊपर. सो लेट्स प्रोसीड विथ इट. अब मैंने आपको बता दिया है कि जो पेरेंट और सब्सिडियरी का रिलेशन होता है वो कैसा होता है. एक चीज़ और समझ लो, जो ये सब्सिडियरीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं एसएफएस. एसएफएस मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और जो पेरेंट अपना बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बोलते हैं एसएफएस मतलब स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इन एग्रीगेट किसी का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अकेले अकेले बनता है उसको स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. और अगर इसका एज ए ग्रुप मतलब इन एग्रीगेट हमने ये सारा, वेट मैं कलर चेंज करके फिर बताती हूँ आपको. दिस इज, अगर मैंने इनका इन एग्रीगेट पूरे ग्रुप का
पूरे ग्रुप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, इसको हम बोलेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? CFS, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड विथ इट। व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Consolidated financial statements are the financial statement of a group in which the asset, liability, equity, income, expenses, cash flow of the parent subsidiary are presented as those of a single entity। एक सिंगल एंटिटी की तरह ही हम पूरे ग्रुप की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कंसोलिडेट कर देते हैं। ठीक है, जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको एलिमिनेट करते हैं। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं देखो वो भी बताती हूँ। अगर एक कंपनी है, एक सब्सिडियरी है मेरे कंपनी, मैं उसकी पेरेंट हूँ और मेरी 2 सब्सिडियरी हैं, एक एक्स और वाई। तो एक्स ने जो वाई से लिया होगा, वाई ने जो एक्स से लिया होगा, वाई ने मुझसे लिया, एक्स ने मुझसे कुछ लिया है या मुझे कुछ दिया है, वाई ने मुझसे कुछ लिया है या मुझे कुछ दिया है। अकॉर्डिंगली मैंने एक्स या वाई से कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। मतलब हमारा ये मान लीजिएगा हम सब एक हैं, एक्स वाई और मैं एक हूँ, तो इसमें हमारे बीच जो भी बैलेंसेस आएंगे हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस। सारे इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस हम एलिमिनेट करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडियरी, इनको मिला लिया और बन गया हमारा कंसोलिडेटेड। ठीक है, मतलब दाल मिला लिया, चावल बना लिया और बन गई खिचड़ी। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं था बट ठीक है, सूट यही करता। यहाँ पर देखो उसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया गया है एंड उसके बाद हमने बात की है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है। भाई क्या ही आ जाएगा, जो हमारा स्टैंड अलोन में आता है वही हमारा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। क्या आता है स्टैंड अलोन में? मैंने आपको बताया है कि स्टैंड अलोन में 5 चीज़ें आती हैं जब हमारा कंप्लीट सेट होता है। क्या? बैलेंस शीट, PL, कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अकाउंट्स। बस कंसोलिडेटेड में भी यही 5 चीज़ें आएंगी। बस हमें क्या करना है, कंसोलिडेट सारे ग्रुप कंपनीज का कंसोलिडेशन करके हम बना देंगे। इन डेज 21 एंड 110 क्या कहता है, ये दोनों मिलके एक ही बात कह रहे हैं कि जब आप प्रेजेंट एंड प्रिपेयर करेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको बनाना पड़ेगा एज पर AFRF। AFRF आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर AFRF ही प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, कर लेंगे। नाउ इट इज कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज मैंडेटरी अंडर कंपनीज एक्ट, सो इट इज लड्डू, it is a laddu for you and this is not only ऐसा वैसा लड्डू, this is Ferrero Rocher because this is an important part of this particular chapter। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बात तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, दूसरी बात इसमें कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट, और तीसरी बात आप कंपनीज एक्ट की मतलब किसी भी लॉ या रेगुलेशन के रिक्वायरमेंट के बिना ऑडिट कर ही नहीं सकते। ठीक है, नॉलेज पर्पज से भी ज़रूरी है, एकेडमिक पर्पज से भी ज़रूरी है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स रीड वन बाय वन। हमें इसे याद भी करना पड़ेगा। ओके, जब हमारा कोई कंसोलिडेशन का क्वेश्चन आएगा जिसमें हमको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई भी बात करनी, तो बस इसको चिपका कर आ जाना। ठीक है, 2 सेक्शन है, याद करके रख लो। 129 सब सेक्शन 3 एंड 129 सब सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये वो दो सेक्शन है जो आपको कोट करने ही करने हैं, चाहे जैसे करो। ठीक है, व्हाट इज रिटन ओवर हेयर, consolidation of financial statement that is mandatory under Companies Act according to section 129 subsection 3 of the Companies Act where a company has one or more subsidiary। जब कंपनी की एक से ज़्यादा सब्सिडियरी हैं, चाहे वो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर भी क्यों ना हो, देन इट शेयर इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हम बनाएंगे ही। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि अपना SFS तो बनेगा, अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनेगा ही, बट हम क्या बनाएंगे, हम एक CFS भी बनाएंगे। बीइंग ए पेरेंट हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम CFS भी बनाएं ऑफ ऑल ऑफ द कंपनी एंड ऑल ऑफ द सब्सिडियरी। एंड द पॉइंट दैट यू नीड टू बी नोटेड ओवर हेयर इज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर। दिख रहा है ना आपको, इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन, इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन। जैसा अपना बनाएंगे वैसा ही हम, जैसा अपना SFS बनाएंगे, मीन जैसा अपना स्टैंड अलोन बनना है, बस एग्जैक्टली सेम वैसा ही हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे इन द सेम फॉर्म एंड मैनर। इन द सेम फॉर्म एंड मैनर बहुत ही भारी वर्ड है ये, इसको इतना आसान मत समझो। मतलब जो भी रेगुलेशन, जो भी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स
जैसा भी लीगल रिक्वायरमेंट आपने पूरी करा है, जो गैप यूज़ करा, गैप मतलब पता है ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आप किस में लगाने वाले हो, आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेम प्रोसीजर्स लगाने वाले हो। ओके, देन यहाँ पर बात आती है 129(4) की। अब ये भाई साहब क्या बोलते हैं, इट सेज दैट द प्रोविजन एप्लीकेबल इन द PAA प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट, जो भी प्रोविजन आपके प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, मतलब पेरेंट ने अपने SFS जिस तरह से बनाए हैं, जो भी प्रोविजन एप्लीकेबल करें इन द प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जैक्टली सेम मुटैटिस मुटेंडिस। ठीक है, ये जो अजीब सा वर्ड दिख रहा है इसका मतलब होता है, इस मुटैटिस मुटेंडिस का मतलब होता है एज इट इज। यहाँ पर एरो लगाओ, एरो लगा लो मुटैटिस मुटेंडिस से, एंड यहाँ पर लिख लो दैट, वेट, मुटैटिस मुटेंडिस से यहाँ पर एक एरो निकाल लो ऊपर, और यहाँ पर लिख लो एज इट इज। एज इट इज मीन्स एग्जैक्टली सेम, जैसा आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना बनाया है एग्जैक्टली सेम आप बनाओगे CFS भी। ठीक है, 129(4) क्या कहता है, इट शुड बी मुटैटिस मुटेंडिस टू द with regard to the standalone financial statement of the parent holding company। ठीक है, चलो ये हम दोबारा से ये पैराग्राफ रिकॉल करते हैं। सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 क्या बोला था, इट सेज वेयर अ कंपनी हैज वन और मोर सब्सिडियरीज इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepare a consolidated financial statement of the company and all of the subsidiary in the same form and manner as that of its own। जैसा अपना बनाया है वैसे ही बाकियों का भी बना दो। देन 129 सबसेक्शन 4 क्या बोला था, इट सेज दैट द प्रोविजन एप्लीकेबल टू द preparation adoption and audit of financial statement of the holding company shall mutatis mutandis apply to its consolidated financial statement। ओके, बिल्कुल सेम प्रोविजन आपके लगने वाले हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ओके, अगेन रिकॉल दीज 2 सेक्शन विथ मी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको चिपका कर आना है अगर आपको यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक मिल रहा है। ठीक है, एग्जाम में आपको एग्जैक्टली सेम चीज़ लिख कर आनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई वर्ड्स की चूजिंग नहीं, कोई कंजूसी नहीं। ठीक है ना, जैसा है एग्जैक्टली वैसे लिख कर आना, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। वेरी कंपनी हैज़ वन और मोर सब्सिडियरी, जब कंपनी की एक या एक से ज़्यादा सब्सिडियरी हैं, चाहे वो एसोसिएट या जॉइंट वेंचर हो, बट यहाँ पे आपको जो पॉइंट नोट करना है दैट इज़ कि एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर की कभी भी कंसोलिडेशन में उसके बैलेंसेस आपके साथ कंसोलिडेट नहीं होंगे। ठीक है, आप उसको डिस्क्लोजर में डालोगे, उसको लिखोगे कि ये हमारे एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर हैं, बट आप उसको कभी भी अपने बैलेंस शीट के साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी नहीं बनाने वाले हो। ठीक है, इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर, इट शैल इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एंड ऑल ऑफ द सब्सिडियरी इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन। हम बिल्कुल सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्म एंड मैनर में बनाने वाले हैं। देन 129(4) क्या कहता है, दैट द प्रोविजन एप्लीकेबल टू प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द होल्डिंग कंपनी शैल मुटैटिस मुटेंडिस अप्लाई टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जैक्टली सेम प्रोविजन लगने वाले हैं जैसे हमने अपनी प्रिपरेशन अडॉप्शन एंड ऑडिट करवाई है, एग्जैक्टली हम सेम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी प्रिपरेशन करेंगे, एग्जैक्टली सेम अडॉप्शन एंड ऑडिट भी वैसे ही होगा। ओके, रिमेंबर दीज 2 थिंग्स। देन नेक्स्ट पैराग्राफ, द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले अप्रूव होने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की साइन होने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उसको अप्रूव करना चाहिए। देन दूसरी बात क्या है कि जब एनुअल जर्नल मीटिंग होगी तो उसके साथ जब एनुअल जर्नल मीटिंग में हम अपने स्टैंड अलोन प्रेजेंट करते हैं तो अपने स्टैंड अलोन के साथ साथ हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी प्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब अब AGM में जब हमारी कंपनी की AGM होगी तो सिर्फ SFS नहीं जाएगा, CFS भी साथ लग कर जाएगा। तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है, तीसरा पैराग्राफ कहता है कंपनी के जो भी सेलिएंट फीचर हैं, मतलब सेलिएंट फीचर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी सेलिएंट फीचर हैं उसे हम फॉर्म AOC में रजिस्ट्रार के पास देंगे। कौन सा रजिस्ट्रार भाई, कंपनी का रजिस्ट्रार। और कौन सा रजिस्ट्रार, कंपनी के रजिस्ट्रार के पास हमारी जो सब्सिडियरी है उसके सेलिएंट फीचर का एक स्टेटमेंट बनाकर हम AOC 1 में हम रजिस्ट्रार को दे देंगे। ओके, रजिस्ट्रार के पास हमें जमा करना होगा। अभी देखो ये एक पॉइंट अब नोट कर लो, इसको मार्क कर लो, AOC 1,
ये एग्जाम में आपका डायरेक्टली फॉर्म पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, ठीक है, कि किस फॉर्म में जाता है सेलिएंट फीचर। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको AOC 1 ही यहाँ पर चूज करना है। ओके, so the company shall also attach along with the financial statement a separate statement containing the salient feature of the financial statement of the subsidiaries in form AOC 1. Then para number 4, what it says that the consolidated financial statement of the company shall be made in accordance with the schedule 3. शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी पड़ेगी एंड द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली विदाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो CFS। However, a company which is not required to prepare CFS, अच्छा कोई ऐसी भी कंपनी होती है जिसको CFS प्रिपेयर नहीं करना अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो क्या ये सफिशिएंट होगा अगर वो शेड्यूल 3 ही फॉलो कर ले? बिल्कुल सफिशिएंट होगा। इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद द प्रोविजन ऑफ CFS प्रोवाइडेड इन द शेड्यूल 3। ओके, अगर आप जब भी CFS बनाते हो तो आपको 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, फर्स्ट शेड्यूल 3, दूसरी एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। बट अगर ऐसी कोई कंपनी है जिसके ऊपर एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको एज के अकॉर्डिंग कोई कंसोलिडेशन नहीं करना है, तो आप क्या ये सफिशिएंट होगा कि अगर आप शेड्यूल 3 फॉलो कर लो? हाँ भाई हाँ, ये सफिशिएंट होगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 3 फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बट स्टिल कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर CFS की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। वो कौन सी कंपनीज होती हैं? वो कंपनीज ऐसी होती हैं जो 3 कंडीशन पूरी कर लेती हैं। 3 कंडीशन कौन सी 3 कंडीशन पूरी कर लेती हैं जिन कंपनी के ऊपर CFS की मैंडेटरी रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आती है, ठीक है। सबसे पहले तो एक कंपनी है जिसने 100% शेयर होल्डिंग कर रखी है दूसरी कंपनी के ऊपर, ठीक है। 100% शेयर होल्डिंग मैंने की है। वेट, मैं इसको थोड़ा सा इलार्ज करती हूँ। हेयर इट इज, कंपनी X है, उसने एक दूसरी कंपनी Y में 100% शेयर होल्डिंग कर रखी है, या कुछ सपोज 60% भी शेयर होल्डिंग कर रखी है, मीन्स होली ओन सब्सिडियरी है या पार्टली ओन सब्सिडियरी है। एंड हमने कंपनी X हैं और हमने अपने जो मेंबर्स थे जिनको पता है कि हमारी कंपनी Y के साथ में हम कंपनी Y के पेरेंट हैं, हमारे मेंबर्स को पता है, और हमने अपने मेंबर्स को इन राइटिंग दे दिया कि देखिए मेंबर्स, हम अब की बार कंसोलिडेशन नहीं कर रहे हैं, हम अब की बार कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। एंड मैनेजमेंट ने कहा ओके, यू आर अलाउड टू गो विथ इट, ठीक है। इट इज़ अ होली ओन सब्सिडियरी और ए पार्टली ओन सब्सिडियरी ऑफ अनदर कंपनी एंड ऑल ऑफ इट्स मेंबर। और सारे मेंबर्स ने, ऑल ऑफ इट्स मेंबर मतलब एक भी मेंबर ना नहीं कह सकता। एक भी मेंबर ये अगर कहेगा कि नहीं बनाओ तो आपको बनाना पड़ेगा। ऑल ऑफ इट्स मेंबर इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज इंटाइटल टू वोट, चाहे वोट देने का राइट हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक भी मेंबर ने बोला कि नहीं बनाओ तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग दोज नॉट अदरवाइज इंटाइटल टू वोट हैविंग बीइंग इंटीमेटेड इन राइटिंग ही काम करना पड़ेगा, बोल के काम नहीं होगा, ठीक है। ओरल नहीं होना चाहिए, इन राइटिंग आपने बताया होना चाहिए अपने मेंबर्स को कि देखो हम CFS नहीं बना रहे हैं। फॉर विच द प्रूफ ऑफ डिलीवरी ऑफ सच इंटीमेशन इज अवेलेबल विद द कंपनी, उसकी डिलीवरी का इंटीमेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपने उसको बताया है, ये इस कम्युनिकेशन का जो आपने इन राइटिंग कम्युनिकेट किया है, इसका इंटीमेशन आपके पास होना चाहिए, और उसको अप्रोप्रिएटली पहुंच गया या नहीं। अगर आपने कोई लेटर वेटर के थ्रू दिया है या अगर मेल दी है तो उसकी डिलीवरी का प्रूफ आपके ईमेल आईडी के ऊपर पड़ा होगा, बस वही आपको यहाँ पर चाहिए कि हमने उस इंटीमेट कर दिया अपने मेंबर्स को। दे डू नॉट, यहाँ पे असली लाइन तो अब आई है, डू नॉट ऑब्जेक्ट द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग CFS, ठीक है। उन्होंने क्या नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप CFS प्रेजेंट नहीं कर रहे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस बात पर। सो आप इजिली कैन गो विद द नॉन प्रिपरेशन ऑफ CFS, यू आर नॉट देन बाउंड विद द प्रिपरेशन ऑफ CFS, ओके। Again, read it with me. It's a wholly owned subsidiary or partly owned subsidiary of another company and all of its member, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing, for which the proof of delivery of such intimation is available with the company. Do not object the company for not presenting the consolidated financial statement. It is a company whose securities are not listed. ये तो हो गई एक कंडीशन, बट होनी क्या थी? सारी कंडीशन पूरी होनी। यहाँ पर लिख लो all conditions, ALL ऑल। जब तक सारी कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक कि हम
नहीं कर सकते कि हमें CFS नहीं बनाना है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर सकते, हमें CFS बनाना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ तब नहीं बनाएंगे जब ये तीनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी। तो इफ़ इट्स ए कंपनी हु सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड, कोई ऐसी कंपनी है जिसकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्टिंग की प्रोसेस में है, ठीक है, कोई ऐसी कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड भी नहीं है और ना ही लिस्टिंग की प्रोसेस में है ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे इंडिया या बाहर। ये नहीं कि आपकी इंडिया में तो कोई सिक्योरिटी लिस्टेड भी नहीं है और लिस्टिंग की प्रोसेस में भी नहीं है, बट लंदन में आपने एक सिक्योरिटी लिस्टेड करा रखी है, ठीक है, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। आपको अगर कहीं भी आपकी सिक्योरिटी दुनिया भर में आपने लिस्टेड करानी है या करा रखी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको CFS प्रिपेयर करने पड़ेंगे। then its ultimate or intermediate holding company files CFS with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standard। अब ultimate और intermediate holding company का क्या मतलब है, देखो ultimate holding company का मतलब है, just have a look, suppose we have 4 companies over here, company A, company B, company C and company D, okay, this is company A, this is company B, this is company C and this is company D। तो यहाँ पर क्या है, ए का कंपनी बी में भी इन्वेस्टमेंट, ए का कंपनी बी में इन्वेस्टमेंट है, बी का सी में है और सी का डी में, मतलब ए की सब्सिडियरी है बी, बी की सी है और सी की डी है। तो इन एग्रीगेट जो डी है, क्या ये बी की सब्सिडियरी नहीं हुई? बिल्कुल हो गई, क्योंकि बी ने सी के थ्रू डी में इन्वेस्टमेंट किया। इसी तरह ए ने बी में इन्वेस्ट किया, बी ने सी में इन्वेस्ट किया, सी ने डी में, तो क्या ए की सब्सिडियरी बी, सी, डी तीनों नहीं हुई? बिल्कुल हुई। इनडायरेक्ट सब्सिडियरी सी और डी हुई और डायरेक्ट सब्सिडियरी हुई बी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि ए की सब्सिडियरी बी है और बी ने इन दोनों में इन्वेस्ट किया है, तो उस केस में क्या होगा, ए की डायरेक्ट सब्सिडियरी बन गई बी और सी और डी हो गई ए की इनडायरेक्ट सब्सिडियरी, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, वेट, हाँ, नाउ इट्स फाइन। अभी ये जो कंपनी डी है, इसने क्या, ये जो कंपनी सी है, इसने बोल दिया कंपनी डी को कि हम इसने अपने सारे मेंबर्स को बोल दिया कि देखो हम CFS प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं और इसकी कोई भी सिक्योरिटी ना लिस्टिंग प्रोसेस में है और ना ही लिस्टेड हुई है पहले से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो कंपनी सी है, दिस कंपनी में ऑप्ट टू नॉट प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। बट यहाँ पर जो कंपनी बी है, बी को बोलेंगे इंटरमीडिएट होल्डिंग, मतलब बी से पहले भी बी का भी कोई पेरेंट है और बी क्या है, इंटरमीडिएट होल्डिंग, बी है इंटरमीडिएट होल्डिंग और ए को क्या बोलेंगे, अल्टीमेट पेरेंट, ठीक है। अल्टीमेट पेरेंट मतलब ए का कोई पेरेंट नहीं है, ए इज़ द अल्टीमेट पेरेंट ऑफ सी और बी इज़ द अल्टीमेट पेरेंट, बी इज़ द इंटरमीडिएट पेरेंट ऑफ सी। तो इस केस में अगर सी ने ऑप्ट किया है कि सी को कंसोलिडेशन नहीं बनाना डी के साथ में, सी ने ऑप्ट किया है कि सी को कंसोलिडेशन नहीं बनाना डी के साथ में, और दो कंडीशन जो हमारे ऊपर वाली थी वो पहले से कंप्लीट हो चुकी हैं। क्या दो कंडीशन थी? दो कंडीशन ये थी कि सबसे पहले तो लिस्टिंग में हमारी सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए और ना ही लिस्टेड पहले से होनी चाहिए, वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। और दूसरी बात, हमने सारे मेंबर्स को बता दिया होना चाहिए कि देखो हम CFS नहीं दे रहे हैं, इन राइटिंग बता दिया होना चाहिए और वो मेंबर्स ने ऑब्जेक्ट नहीं किया होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन हमारी कंप्लीट हैं। तो सी कह रहा है कि हम CFS नहीं बनाएंगे, बट बी या ए इन लोगों को CFS प्रेजेंट किया होना चाहिए, ये तीसरी कंडीशन है, ठीक है। मतलब बी क्या, बी है इंटरमीडिएट होल्डिंग, बीच की होल्डिंग इंटरमीडिएट होल्डिंग, ठीक है। ए क्या है, अल्टीमेट पेरेंट, मतलब ए का कोई पेरेंट नहीं है, ये लास्ट वो पेरेंट है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है CFS बनाने की बी, सी और डी के साथ में, ठीक है। और इंटरमीडिएट पेरेंट कौन होता है, बी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सी और डी के साथ में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेट करे, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट पेरेंट और अल्टीमेट पेरेंट अब आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। तो इस केस में या तो बी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहा है कंसोलिडेटेड, और या तो ए या बी में से कोई भी अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है तो सी बच जाएगा, ठीक है। ए या बी में से, मतलब अल्टीमेट पेरेंट या इंटरमीडिएट पेरेंट में कोई भी अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहा है, उस केस में सी बच जाएगा यहाँ पर, और सी के ऊपर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की।
So again, recall all these 3 points. It's a wholly owned subsidiary or a partly owned subsidiary of another company, and all of its members, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing, and for which proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object the company for not presenting the consolidated financial statement. दूसरी बात, it's a company whose subsidiary whose securities are not listed, not in the process of listing in any stock exchange, whether in India or outside India. तीसरी बात, its ultimate or intermediate holding company files a consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standards. Again come with me, मेरे साथ पढ़ के मेरे साथ याद करके इसको ख़त्म करो. ओके, it's a wholly owned subsidiary or a partly owned subsidiary of another company, and all of its members, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing, for which the proof of delivery of such intimation Point number 1, it's a wholly owned subsidiary or a partly owned subsidiary of another company, and all of its members, including those not otherwise entitled to vote, having been intimated in writing, for which the proof of delivery of such intimation is available with the company, do not object the company not presenting the consolidated financial statement. दूसरी बात, it's a company whose securities are not listed, not in the process of listing in any stock exchange, whether in India or outside India. Its ultimate or intermediate holding company files consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with the applicable accounting standards. Okay, so this becomes our condition 3 condition which is necessary for the preparation of consolidated financial statement for not preparing the consolidated financial statement. अगर ये 3 condition prepare अगर ये 3 कंडीशन कंप्लीट हो जाती हैं, उस केस में आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करने हैं. कितनी अच्छी बात है ना, मौका, इसी को कहते हैं मौका. उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि नाउ द रिक्वायरमेंट ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 129 केम विच सेज कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर है कि वो किसी भी कंपनी को एग्जेम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में है तो उस कंपनी को हम CFS से बरी कर सकते हैं. ठीक है, CFS से एग्जेम्प्ट कर सकते हैं. CFS कह सकते हैं कि आपको CFS बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है. एंड सच एग्जाम्शन में भी ग्रांटेड, या तो अनकंडीशनली या तो कोई कंडीशन लगाकर सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है कि ठीक है चलो हमने आपको एग्जाम किया, अब आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है CFS. देन अगेन यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, अगेन मार्केट लड्डू इन्वेस्टमेंट एंटिटी का. ठीक है, लड्डू इन लाइन, 2 लड्डू. ओके, सो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को भी अपना CFS प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन होती है? इन्वेस्टमेंट एंटिटी अभी मैं आपको बताती हूँ कि कौन होती है. सबसे पहले तो आप ये समझो कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को ज़रूरत नहीं है क्या बनाने की. अगर उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी को, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी अगर सारे अपने इन्वेस्टमेंट किस पे मेज़र कर रही है, मेज़र ऑल ऑफ इट सब्सिडियरी एट फेयर वैल्यू थ्रू TPL, मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस. अगर वो सारे अपने सब्सिडियरी के इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू PL मेज़र कर रही है, इन दैट केस उस इन्वेस्टमेंट एंटिटी को CFS बनाने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, अगेन say it with me, an entity need not to present consolidated financial statement if it is required in accordance with chapter. अरे ये छोड़ो, ये समझो, investment entity need not to present consolidated financial statement if it measure all of its investment at fair value through profit and loss. Okay, then an investment entity is an entity that, इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती क्या है जिसको ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है. इन्वेस्टमेंट एंटिटी बहुत ऑसम एंटिटी है. क्या है? बहुत ही ऑसम एंटिटी है. ओ फॉर ऑब्टेनिंग फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हम दे रहे हैं, उस केस में हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी कहे जा सकते हैं. कमिट्स टू इन्वेस्टर दैट इज बिजनेस पर्पस इज टू इन्वेस्ट फंड solely for returns from capital appreciation. हमारी क्या मंशा है, हम सिर्फ, मेरी ये इंटेंशन है कि हम सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन कैसे करेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम से, या तो हम सोली फंड किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए, तो ही तो हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी कहे जाएंगे. ठीक है, तीसरा M, O हो गया, S हो गया, M हो गया. ठीक है,
M for measure and evaluate performance of substantially all of its investment on a fair value basis. हम क्या कर रहे हैं, substantially हम अपने इन्वेस्टमेंट किस पर मेजर कर रहे हैं, फेयर वैल्यू बेसिस पर. ठीक है, ये कंडीशन तो ऊपर भी थी कि जब तक कि आप फेयर वैल्यू पर अपने इन्वेस्टमेंट मेजर नहीं करोगे आपको इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं कह सकते. तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी किसको कहेंगे, जब हम ऑब्टेन करते हैं फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दोज इन्वेस्टर विद द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. दूसरा पॉइंट, कमिट करते हैं हम अपने इन्वेस्टर को कि जो भी हमारे आप जो भी हमें इन्वेस्टमेंट करेंगे वो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ लगाएंगे, वी विल इन्वेस्ट दोज फंड फ्रॉम इन दोज इन्वेस्टमेंट जहाँ से हमें सिर्फ मिलने वाला है रिटर्न फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम. ठीक है, या फिर ये दोनों ही मिलने वाले, सोनली फ्रॉम रिटर्न फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ. कमिट्स टू इट्स इन्वेस्टर दैट इट्स बिजनेस पर्पस इज टू इन्वेस्ट फंड solely for capital, solely for return from capital appreciation or investment income or both. Measure and evaluate the performance of substantially all of its investment on a fair value basis. Measure and evaluate substantially all of its investment at fair value. फेयर वैल्यू पर हम मेज़र कर रहे हैं और वो फेयर वैल्यू हमें कहाँ करनी है, वो हमें पीएल से जाकर एडजस्ट करनी है. ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया पूरी तरह से. आई होप ये क्लियर हो गया है और अब इसको साथ के साथ याद करके हटा दो. सो एन इन्वेस्टमेंट कंपनी नीड नॉट प्रेजेंट CFS इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडियरीज एट फेयर वैल्यू थ्रू PL. दूसरी बात क्या है, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन होती है, विच ऑब्टेन फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग दोज इन्वेस्टर विद इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. कमिट टू इन्वेस्टर दैट इज बिजनेस पर्पज इज टू invest fund solely for returns from capital appreciation and investment income. Measure and evaluates performance of substantially all of its investment on a fair value basis. ठीक है, अगर अभी नहीं याद हुआ इस वीडियो को पॉज करो, ये तीनों कंडीशन याद करो एंड उसके बाद में ही आगे मूव करो. ओके, सो दिस इज़ द कंप्लीशन ऑफ कि कब हमें CFS नहीं बनाने पड़ते. हमें 3 केस यहाँ पर पता चले. सबसे पहले तो जब आपकी 3 कंडीशन पूरी हो जाती हैं तब आपको नहीं बनाने हैं. 3 कंडीशन क्या, कि होली ऑन सब्सिडरी, पार्टी ऑन सब्सिडरी फॉर अनदर कंपनी है और आपने सारे मेंबर को इन राइटिंग दे दिया है कि आप CFS नहीं बना रहे और वो मेंबर आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं. दूसरी बात कि आपकी सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्टिंग के प्रोसेस में. तीसरी बात कि आपके इंटरमीडिएट होल्डिंग या अल्टीमेट पेरेंट ने CFS बना दिया है. उसके बाद में दूसरा केस हमें क्या पता चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एग्जेम्प्ट कर सकती है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है सेक्शन 129 सबसेक्शन 6 के अंदर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है दैट इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो इन दैट केस वहाँ पर हम क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर सकती है. देन थर्ड केस क्या था, हमने बताया था इन्वेस्टमेंट एंटिटी को भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं. इन्वेस्टमेंट एंटिटी कौन होती है, जब वो ऑब्टेन करती है फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज. दूसरा, कमिट करती है अपने इन्वेस्टमेंट को टू इन्वेस्ट फंड सोली फ्रॉम कैपिटल एप्रिसिएशन और इन्वेस्टमेंट इनकम. और तीसरा पॉइंट क्या था, जब वो मेजर एंड इवेलुएट करती है अपने सारे इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू बेसिस. इन तीनों केसेस में हम बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और इन्वेस्टमेंट एंटिटी को क्या करना चाहिए, सारी सब्सिडियरी FVTPL पर रिकॉर्ड करनी चाहिए. मतलब फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस सारी सब्सिडियरी को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए. तब हम एग्जेम्प्ट कर देंगे आपको, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी को हम एग्जेम्प्ट कर देंगे फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एवरीवन क्लियर टिल हियर? एंड हम इसको प्रैक्टिस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट. मैंने आपको बताया था जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे कि मैंने आपको बताया था कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट भी पढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर भी पढ़ेंगे. तो अभी पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट को बनाना है यहाँ पर CFS द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. किसको बनाने हैं, पेरेंट को बनाने. तो पेरेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कॉम्पोनेंट्स. ये कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं, क्या ये कॉम्पोनेंट हमारी सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर है. एग्जैक्टली ये कंपोनेंट्स हमारी सब्सिडियरी एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर ही हैं. तो हमारी बीइंग ए पेरेंट हमारी जिम्मेदारी है कि हम सारे कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट्स को अपने CFS में इंक्लूड करें. ठीक है, मतलब उनके जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर हैं उसको एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 प्लस द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 प्लस शेड्यूल 3 प्लस एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें बनाकर ये सारे कंसोलिडेशन, ये सारे सब्सिडियरी के मींस कंपोनेंट्स के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने CFS में इंक्लूड करना है. दूसरा काम क्या करना है, हमें करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट को रिपोर्ट.
ठीक है, रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करना है और हमें सेगमेंटल रिपोर्टिंग करनी है। तीसरा पॉइंट क्या था, हमें रिलेटेड पार्टी और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। हमें क्या करना है, रिलेटेड पार्टीज आइडेंटिफाई करनी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, ये आपको सब, तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी। क्या आइडेंटिफाई करने, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं एंड आइडेंटिफाई करना है रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मतलब RTP RPT ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, RTP मतलब रिलेटेड पार्टी और RPT मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जिसने मेरे साथ में स्टैंडर्ड्स पढ़े हैं उसे ये पता होगा कि क्या होता है RTP RPT। ओके, इट्स जस्ट एन एक्रोनिम फॉर रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, नथिंग एल्स। तो हमें 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, देन OM मतलब ऑब्टेन एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। हमें अपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं उससे सारी एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है। मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, हमें अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करके चलनी होगी। देन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क का हार्मोनाइजेशन करना है विथ माई पॉलिसी, जो पेरेंट की पॉलिसी है और जो सब्सिडियरी की पॉलिसी है हमें उसको हार्मोनाइज करना है। गैप कन्वर्जन अगर ज़रूरी है, इन केस अगर कोई एंटिटी है जो कोई इंटरनेशनल एंटिटी का पार्ट बनती है, मतलब हमारी जो पेरेंट है वो इंडिया में है और कोई और कंपनी है जो कि दुबई या जर्मनी के अंदर है और उसको यहाँ पर आके हमें कंसोलिडेट करना है, तो इन दैट केस हमें गैप कन्वर्जन करना होगा। जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज़, अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें उस पर्टिकुलर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा। क्योंकि इसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ, मुटैटिस मुटेंडिस हमको सारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, इन द सेम फॉर्म एंड मैनर हमको प्रिपेयर करना है जो प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट में हमने अपने जो भी हमने प्रोविज़न लगाए हैं अपने प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट में, वही प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी सेम प्रोविजन एप्लीकेबल करने हैं। सो इसलिए हमको ये सारा हार्मोनाइजेशन एंड गैप कन्वर्जन ये सब करना पड़ता है। ठीक है, सो इट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मार्क इट लड्डू, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। ओके, सो रिकॉल इट विथ मी, हमें 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। इसका एक्रोनिम लिख लो I3OMHG। ठीक है, I3 मतलब 3 चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी है। I3 मतलब 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी, कौन सी 3 चीज़ें, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट, आइडेंटिफाई, तीसरी चीज़ क्या आइडेंटिफाई करनी थी, तीसरी चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी थी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। O for obtaining accurate and complete financial information from components, M for making appropriate consolidation adjustment as for harmonization of accounting policy and accounting framework, G for gap conversion. So again recall it with me, 3 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है, रिपोर्टेबल सेगमेंट आइडेंटिफाई करने हैं, कंपोनेंट्स एंड आइडेंटिफाई करनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। OM मतलब obtain accurate and complete financial information from components, M for making consolidation adjustment, appropriate consolidation adjustment, HG मतलब H for harmonization of accounting policy, G for gap conversion। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग ए पेरेंट। एंड यहाँ पर ये पूरा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट खत्म होता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। व्हाट इट सेज दैट एज पर सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था इट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एप्लीकेबल, एग्जैक्टली सेम प्रोविजंस हमें लगने हैं इन द प्रिपरेशन, अडॉप्शन एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी, और यही सेम प्रोविजंस हमें किस में लगेंगी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो यहाँ पर भी लिखा है मुटैटिस मुटेंडिस अप्लाई टू द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, besides other matter, the principal auditor of the consolidated financial statement responsible for expressing an opinion on whether the consolidated financial statement in all material respect in accordance with the FRF, हमें ये रिपोर्ट करना है। ओके, देयरफॉर द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इन एन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो, अगर आपको ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएगी तो सबसे पहले आप सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 को वहाँ पर लिख कर आओगे, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही 129(4) याद करवा दिया था। ओके, you got now come to the auditor's objective. What is the auditor's objective in an audit of consolidated financial statement?
to satisfy himself that the consolidated financial statement have been prepared in accordance with the requirement of AFRF. सबसे पहले तो CFS कैसे बने होना चाहिए as per AFRF. Then to enable himself to express an opinion on the true and fair view. इतनी हमें प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज एप्लीकेबल करनी होंगी सो दैट आई कुड फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हमें बताना है कि जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर है और इस पर हमें क्या करना है, हमें एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तीसरी बात क्या है, तीसरी बात हमें इंक्वायरी करनी अबाउट व्हाट, अरे बाबा, सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, जिसमें इंक्वायरी की जाती है. आपको 5-6 पॉइंट अगर पता हो तो ठीक है, नहीं पता हो तो इट्स फाइन. ठीक है, यहाँ पे हम इतना इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बस हमें ये पता होना चाहिए 143 सब सेक्शन 1 के अंदर कुछ इंक्वायरी की जाती है, वो इंक्वायरी हमें भी करनी होगी. ठीक है, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द CFS, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें 143 सब सेक्शन 1 के जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी. चौथी बात क्या थी, चौथी बात थी 143 सब सेक्शन 3 के अंदर जो क्लॉज A to I होता है. मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं डिस्कस करने वाली हूँ कि A to I क्या होता है, और ये हमारे पहले कोर्स में था, अब कोर्स में भी नहीं है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग इट. बस आप ये समझो कि 143 सबसेक्शन 3 में कुछ 5 इश्यूज थे जो हमें क्या करने होते हैं, उस पर हमें एक रिपोर्टिंग करनी होती है. ये अब इंटरमीडिएट लेवल पर चला गया, हमारे कोर्स से हट चुका है. एंड 143 सबसेक्शन 3J के अंदर भी हमें रिपोर्टिंग करनी होती है. तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें भी रिपोर्टिंग करेंगे, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है. The auditor should also validate the requirement of preparation of CFS for the company as per AFRF. हम क्या करेंगे, जो भी हमारे CFS प्रिपेयर हो रहे हैं हम उसको वैलिडेट भी कराएंगे. Whether the preparation of CFS is valid or not, this is my responsibility. Okay, so again recall these 5 points with me. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे that the CFS are prepared in accordance with AFRF. दूसरा पॉइंट क्या था, that we will enable ourselves to form an opinion on the truth and fairness of the consolidated financial statement. तीसरी बात है 143(1) के हम जितने भी मैटर्स हैं उसकी इंक्वायरी करेंगे. देन फोर्थ पॉइंट क्या था, फोर्थ पॉइंट ये था 143 सबसेक्शन 3 के पॉइंट नंबर A to I और क्लॉज J के ऊपर हम रिपोर्टिंग करने वाले हैं. देन ऑडिटर क्या करेगा, शुड ऑल्सो वैलिडेट द रिक्वायरमेंट ऑफ CFS ऑफ द कंपनी एज पर AFRF. हमें एज पर AFRF जो भी हमें रिक्वायरमेंट आएगी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS वो हम वैलिडेट भी करने वाले हैं, दैट इट इज़ प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द AFRF और नॉट. इसकी वैलिडिटी भी किसे इंश्योर करनी पड़ेगी, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ CFS हमें ही इंश्योर करनी पड़ेगी. सो अगेन रिकॉल दीज 5 पॉइंट्स विथ मी. ऑडिटर ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द CFS आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द AFRF. दूसरी बात की वी आर इनेबल टू एक्सप्रेस अवर ओपिनियन ऑन द ट्रूथ एंड फेयरनेस और रिप्रेजेंटेड बाय द CFS. देन तीसरी बात क्या, इंक्वायरी करनी 143 सबसेक्शन 1 की. फोर्थ पॉइंट क्या था, 143 सबसेक्शन 3 की A to I की सारी हमें रिपोर्टिंग करनी है. 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज J की भी हमें रिपोर्टिंग करनी है. CFS बन के तैयार है. हमें ये भी रिक्वायरमेंट जो हमें फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CFS जो भी हमें रिक्वायरमेंट लगती है, मतलब जितना भी चीज़ें हमने अब तक के पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें हमें वैलिडेट करानी होंगी. मीन्स CFS शुड इनकॉर्पोरेट ऑल दोज थिंग दैट वी हैव रेड टिल नाउ. It should be prepared in accordance mutatis mutandis to the policies and procedures of the parent. और जो हमने पढ़ा था कि प्रिपरेशन अडॉप्शन और ऑडिट में सेम प्रोसीजर सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होने चाहिए, तो वो भी प्लस मैंडेटरी जो भी रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट के अंदर वो सारी रिक्वायरमेंट ही हमें CFS में पूरी करके चलनी होगी. बस यही सब हमें वैलिडेट कराना है एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमारी 5 पॉइंट्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म. ठीक है, अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो यही क्वेश्चन आएगा. सो मार्क इट इम्पॉर्टेंट, मार्क इट लड्डू. एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट, हेयर इज अ गाइडेंस नोट ऑफ ICI, जहाँ पर ICI ने बोला है दैट द ऑडिटर वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या एक्सपेक्ट करता है ICI हमसे, और वो हमसे एक्सपेक्ट करता है दैट वी शुड प्लान और वर्क टू इनेबल देम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. ठीक है, एक इफेक्टिव ऑडिट आप कंडक्ट करो इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. प्रॉपर टाइम बाउंड एंड एफिशिएंट ऑडिट होना चाहिए एंड ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग IT सिस्टम लाइक कंसोलिडेशन टूल सफिशिएंट टू प्लान द ऑडिट एंड डिटर्मिनिंग द एंट्री ऑफ ऑडिट प्रोसीजर.
such an understanding would help the auditor to develop an effective audit approach. ठीक है, ये 3 काम हमें ICAI ने बोला है. तीसरा काम क्या है? प्रोफेशनल जजमेंट आपको लगानी है टू असेस ऑडिट रिस्क एंड टू डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू इंश्योर दैट द रिस्क इज रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल. ठीक है, कुछ नया नहीं है, वही है, बस इस पर ICAI ने CFS के रिगार्डिंग एक गाइडेंस नोट इशू किया है. अगेन कम विथ मी. Plan our work to enable them to conduct an effective audit in an efficient and timely manner, then obtain understanding of accounting and internal control system to plan the audit and determining the entity of his audit procedure. Such understanding would help the auditor to develop an effective audit approach, then use professional judgment to assess audit risk and to design audit procedure to ensure that the risk is reduced to an acceptably low level. ठीक है, ये हो गई हमारी ऑडिट कंसिडरेशंस रिगार्डिंग CFS जो हमसे एक्सपेक्टेड है. देन ऑडिट कंसिडरेशंस जो हमें CFS में लगाने चाहिए. व्हाट आर द ऑडिट कंसिडरेशंस? ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है जो हमसे ICAI ने स्पेशली गाइडेंस नोट के थ्रू बोला है दैट दे वांट दिस व्हाइल यू आर ऑडिटिंग एंड इन एन ऑडिट व्हाइल यू आर कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देन द ऑडिट कंसिडरेशंस आते हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं व्हाइल वी आर कंसिडरिंग द ऑडिट ऑफ CFS. What are these? CFS must be prepared on the basis of separate financial statement of the parent of or its component. ठीक है भाई, पेरेंट की सेपरेट बनेंगे स्टेटमेंट, तभी तो हम उसको कंसोलिडेट करेंगे इंट्रा ग्रुप बैलेंसेस एलिमिनेट करने के बाद. ओके, एंड इट मस्ट बी प्रिपेयर अंडर AFRF के अंदर प्रिपेयर होना ज़रूरी है. ठीक है, ये तो हमारी मैंडेटरी रिपोर्टिंग के अंदर भी कवर होता है. ओके, देन दूसरी बात क्या यहाँ पर लिखी है? ऑडिटर ऑफ CFS में यूज़ द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ SAS. एंड इस पर लगेगा क्या? यहाँ पर लिख लो SA 600 की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ जाएगी. जब आप किसी और ऑडिटर का वर्क यूज़ करते हो तो वहाँ पर कौन से स्टैंडर्ड की आपको गाइडेंस लेनी पड़ती? SA 600. तो यहाँ पर लिख लो SA 600 की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी. ओके, देन CFS की बात करते हैं. CFS are prepared using the separate financial statement of the parent and component and also other financial information which may not be covered in the separate financial statement. but ये other financial information है क्या? It includes, यहाँ से मार्क करो, prepare using the separate financial statement of the parent and other financial information, and उसके बाद में ये लाइन मार्क करो, other financial information would include disclosures to be made in the CFS about the components and proportion of the items included in the CFS in which different accounting policies has been applied, where permitted adjustment made to the effects of significant transaction or other events that occur between the financial statement of parent and component. इसको आप मार्क कर दो इम्पॉर्टेंट. ओके, इसको आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो क्योंकि इससे आपके MCQs आने के चांसेस हैं. जस्ट लाइक कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन कवर होती है, तो यू विल से that the disclosures to be made in the CFS about the component proportion of items included in the CFS in which different accounting policies have been applied and adjustment made for the effect of significant transaction events that occur between the financial statement of parent and its component. Other information would be required to be additionally disclosed. Okay, when the auditor accepts the audit of CFS, the auditor should assess whether based on his audit work alone he would be able to express an opinion on the truth and fair view presented by CFS. If the auditor is of the view that his own participation would not be enough, he would consider the वर्क ऑफ अदर ऑडिटर. और वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कंसिडर करने में उसे क्या लगने वाला है? SA 600. ओके, वर्क ऑफ अदर ऑडिटर जब भी हम कंसिडर करेंगे हमें क्या लगने वाला है? SA 600. अगर ये इतना आपको समझ में आ गया हो देन लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट मार्क कराए हैं. आपको क्या करना है? आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है. सबसे पहले तो पेरेंट और कॉम्पोनेंट के जो SFS है, मतलब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में जो भी इंक्लूड होता है वो आपको यहाँ पर देख के चलना है. क्या इंक्लूड होता है? डिस्क्लोजर्स जो हमने मेड किए हैं इन द CFS अबाउट द कंपोनेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ आइटम इन द CFS इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई की गई है और उसके एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट्स. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या था? डिस्क्लोजर देखना है. एंड दूसरी बात, जो भी आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन्स और किसी भी
अदर इवेंट जस्ट लाइक सब्सिक्वेंट इवेंट के रिगार्डिंग आपने कोई भी एडजस्टमेंट किया है, आपको वो एडजस्टमेंट देख के चलना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर देखने। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, दैट इफ द ऑडिटर इज ऑफ द व्यू कि उसके ओन पार्टिसिपेशन से काम नहीं बन रहा है तो आप किसी और का वर्क भी यूज़ कर सकते हो, दैट द यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। यहाँ पर दिया है ऐसे 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। अब यहाँ पे एग्जैक्टली सेम गाइडेंस है जो हमने पहले से पढ़ रखी। रिटन ओवर हेयर इट इज रिटन दैट SS600 एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड व्हेन रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर हम यूज करें उसके लिए लग जाएगा SS600। देन उसके बाद में दूसरा पॉइंट आता है इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन। हमें कंप्यूट कैसे करनी, जब हम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे होंगे तो हमें मटीरियलिटी कैसे डिटरमिन करनी है, हमें मटीरियलिटी स्टैंड अलोन बेसिस पर ही डिटरमिन करनी। अरे भाई सब्सिडियरी को ऑडिट कर रहे हो तो क्या CFS की मटीरियलिटी सब्सिडियरी के ऑडिट पे लगाओगे, नहीं नहीं। हम क्या करेंगे, हम स्टैंड अलोन ऑडिट, जब हम मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करते टाइम, तो हम स्टैंड अलोन बेसिस पर कॉम्पोनेंट वाइज मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे। दैट्स इट, सिंपल सी बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जब हम डिटरमिन करेंगे वाइल वी आर डिटरमिनिंग द मटीरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CFS, हमें क्या कंसिडर करना चाहिए, वी शुड कंसिडर द मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप एज ए होल। ओके, वी शुड कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप एज ए होल। इसको करो डिब्बे के अंदर बंद। मटीरियलिटी हम कंप्यूट करेंगे फॉर द ग्रुप एज ए होल एंड उसके बाद में हम असेस करेंगे। क्या असेस करने वाले हैं, वी नीड टू असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। 1 मिनट में थोड़ा सा अच्छे से करती हूँ सो दैट नीचे का कुछ मिस ना हो। कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप एज ए होल, देन हम क्या करने वाले हैं, वी विल असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। इट्स फाइन, हम कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की अप्रोप्रिएटनेस असेस करेंगे। एंड तीसरा पॉइंट क्या था, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, अब दूसरे पॉइंट की बारी आती है। दूसरा पॉइंट क्या था, वी विल ऑल्सो यूज द मटीरियलिटी, वी विल ऑल्सो यूज द मटीरियलिटी कंप्यूटेड ऑन द ग्रुप लेवल। हम ग्रुप लेवल पर भी मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे वेदर द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटीरियल टू द ग्रुप टू डिटरमिन वेदर दे शुड स्कोप इन एडिशनल कंपोनेंट्स और नॉट। हम ग्रुप लेवल पर भी मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे, किस लिए करेंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो CFS है, CFS के अंदर कौन कौन सी सब्सिडियरी, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें इंक्लूड करने हैं और कौन कौन से नहीं करने। क्योंकि जब तक हम मटीरियलिटी डिटरमिन नहीं करेंगे उस केस में हमें पता ही नहीं चल पाएगा ना कि हमारे CFS के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड होने चाहिए। एंड देन वी विल कंसिडर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एज एप्लीकेबल। हम वर्क ऑफ अदर ऑडिटर भी कंसिडर करके चलेंगे। और जब भी हम वर्क ऑफ अदर ऑडिटर यूज़ करने वाले हैं, जहाँ भी लिख के आए आँख बंद करके SS600 का रेफरेंस दे देना। ओके, आग बंद करके SS600 का रेफरेंस दे देना वाइल यू आर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। देन पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, वी विल ऑल्सो कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट। हम एक एक कॉम्पोनेंट के लिए भी हम मटीरियलिटी डिटरमिन करेंगे। वी विल कंप्यूट द मटीरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट एंड ऑल्सो कम्युनिकेट टू द ऑडिटर। हम कॉम्पोनेंट की मटीरियलिटी जब डिटरमिन करेंगे तो कॉम्पोनेंट ऑडिटर को बता देंगे, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। जब हमने कॉम्पोनेंट की मटीरियलिटी डिटरमिन करी, कॉम्पोनेंट के ऑडिटर को बता दिया, दैट्स इट। देन प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑल्सो ऑब्टेन सर्टेन कन्फर्मेशन। 4th पॉइंट क्या था, हम सर्टेन कन्फर्मेशंस लेने वाले हैं रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स, सर्टेन अदर इन्फॉर्मेशन फॉर कंसोलिडेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। कंसोलिडेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के लिए हम इंडिपेंडेंस के लिए हम कॉम्पोनेंट के ऑडिटर से इंडिपेंडेंस के लिए इन्फॉर्मेशन लेंगे, हम उसकी कोड ऑफ एथिक्स एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्क्लोजर या फिर कंसोलिडेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हम उससे थोड़ी सी कुछ कन्फर्मेशंस ले लेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर दीज 4 पॉइंट्स, मार्केट लड्डू। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप एज ए होल डिटरमिन करेंगे। हम अपनी कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, 2 तरह कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होती, करंट पीरियड एंड परमानेंट। ओके, तो ये दोनों एडजस्टमेंट अभी हम आगे चल के पढ़ने भी वाले हैं। ये दोनों कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट की हम अप्रोप्रिएटनेस असेस करेंगे। दूसरी बात क्या थी कि मटीरियलिटी हम ग्रुप लेवल पर डिटरमिन करेंगे एंड हम ये भी देखेंगे कौन कौन सी ऐसे कंपोनेंट्स हैं दैट विल बी स्कोप इन आवर CFS और नॉट। उसके बाद में जहाँ अदर ऑडिटर की बात आई 600 का उठा के रेफरेंस दे देना। ओके, देन
प्रिंसिपल ऑडिटर शुड ऑल्सो कंप्यूट मटीरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट। हम कॉम्पोनेंट वाइज मटीरियलिटी डिटर्मिन करेंगे, कॉम्पोनेंट ऑडिटर को कम्युनिकेट भी कर देंगे अगर हमें लगता है दैट इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द CFS। उसके बाद आती है कि हम अदर कन्फर्मेशन भी लेंगे कॉम्पोनेंट से, अदर कन्फर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, regarding independence, code of ethics, certain other information required for consolidation and disclosure purpose। regarding what, 4 चीज़ें, independence, code of ethics, certain other information for consolidation and requirement, consolidation and disclosure requirement। okay, so again come with me, ग्रुप की एज ए मटीरियलिटी फॉर द ग्रुप हमें डिटर्मिन करनी है, मटीरियलिटी ग्रुप लेवल डिटर्मिन करनी है। 2, चेक वेदर एडिशनल कॉम्पोनेंट्स स्कोप इन आवर CFS और नॉट। तीसरी बात क्या थी, कॉम्पोनेंट से हम क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे मटीरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट एंड कम्युनिकेट कर देंगे कॉम्पोनेंट ऑडिटर को। 4th पॉइंट क्या था, हम सर्टेन कंफर्मेशन लेंगे कॉम्पोनेंट से रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स, सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंसोलिडेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ एवर वी आर कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशन। अगर कोई ऑब्जर्वेशन आती है, कोई मॉडिफिकेशन या EOM पैरा आता है तो 705 706 जो हम पढ़ चुके हैं उसकी रिक्वायरमेंट कंप्लाई करके चलेंगे। एंड द प्रिंसिपल ऑफ SS 600 नीड टू बी कंसिडर। ICAI ने एक अनाउंसमेंट की है जिसमें यहाँ पर लिखा है कि जब भी आप कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी कंसिडर करेंगे वाइल कंसिडरिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर, आपको मटीरियलिटी कंसिडर करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ICAI ने क्या बोला है, आपको मटीरियलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी वाइल यू आर यूजिंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉम्पोनेंट ऑडिटर। ओके, देन ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन को आपको बिफोर कमेंसिंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर को क्या करना चाहिए, इफेक्टिव ऑडिट एफिशिएंटली एंड टाइमली मैनर। जो हमारा ऊपर एक ICAI के गाइडेंस नोट के अंदर लिखा हुआ था कि हमें अपना ऑडिट अप्रोप्रिएटली प्लान करना चाहिए टू कंडक्ट एन एफिशिएंट एंड टाइमली ऑडिट। तो उस केस में क्या करेंगे, हम ये चीज़ें प्लान करने वाले, 5 चीज़ें प्लान करने वाले। हम क्या चीज़ें प्लान करेंगे, हम 5 चीज़ें प्लान करेंगे। सबसे पहले तो ग्रुप स्ट्रक्चर समझो। ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर समझेंगे। ग्रुप स्ट्रक्चर के बिना हम ऑडिट नहीं कर सकते। पहले तो हमें समझना होगा ग्रुप स्ट्रक्चर कैसा है। सपोज एक कंपनी A है, A ने B को टेक ओवर किया हुआ है, मतलब B A की सब्सिडियरी है, तो अब जो C है वो A की डायरेक्ट सब्सिडियरी है या B के थ्रू सब्सिडियरी है, ये भी हमें पता करना होगा। ठीक है, सो ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर में आती हैं। ग्रुप स्ट्रक्चर हमें पता करना है, ग्रुप वाइड कंट्रोल पता करना, असेसमेंट ऑफ IT सिस्टम क्या है, GITC क्या है, GITC मतलब जर्नल एंड IT कंट्रोल, जर्नल एंड IT रिलेटेड कंट्रोल क्या है, ये सब चीज़ें हमें चेक करनी है। ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल, जर्नल, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप वाइड कंट्रोल, इंफॉर्मेशन सिस्टम, GITC, ये सब हमें कंसिडर करना है। देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज हमने देखनी पेरेंट और कंपोनेंट की, एज वेल ऑफ द कंसोलिडेशन इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स। okay, we'll understand the accounting policy of the parent and will determine and programming the entry of audit procedure, determine and programming the entry of audit procedure to be performed based on the assessment of ROMAM in consolidation process. Then we will determine the extent of use of other auditors work, determine the extent of use of the other auditors work and coordinating the work to be performed, तो ये 5 पॉइंट्स क्या है, रिकॉल विथ मी। सबसे पहले ग्रुप स्ट्रक्चर की बात की गई, अकाउंटिंग पॉलिसी की, ऑडिट प्रोसीजर की, किस एक्सटेंट तक हम अदर ऑडिटर का वर्क यूज़ करेंगे, एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। अगेन रिकॉल विथ मी, यहाँ पर चाहे छोटा छोटा लिख दो, ग्रुप स्ट्रक्चर, देन यहाँ पर अकाउंटिंग पॉलिसी, देन ऑडिट प्रोसीजर्स, entry of audit procedure, then extent up to which we are going to use the work of the other auditor and the work coordinate the work to be performed. Okay, 5 points again recall with me, group structure, accounting policy, audit procedure, extent of the work to be used and the work that needs to be performed, that must be coordinated with. Okay, then the next point आता है in respect of completeness of this information, this is laddu question. ठीक है, मार्क करना मत भूलना, this is laddu question. Now the other question which is on the completeness of the information, तो उसके लिए ऑडिटर क्या परफॉर्म, since we are auditing the consolidation, तो हमें चाहिए होगी completeness of information. In that respect we have to obtain the completeness of information and accordingly we will review our working paper for the prior year. लास्ट ईयर की जो भी कंसोलिडेशन हुआ था, जो लास्ट ईयर हमारे कंपोनेंट थे जिसका कंसोलिडेशन हुआ था, हम अपने ही वर्किंग पेपर रिव्यू करने वाले हैं. देन रिव्यू द पेरेंट प्रोसीजर, पेरेंट किस तरह से
आइडेंटिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर कंपनी उसकी कंपोनेंट है और उसे सीएफएस में इंक्लूड करना चाहिए, इन दैट केस वी विल चेक कि पेरेंट के प्रोसीजर क्या है टू आइडेंटिफाई वेरियस कंपोनेंट टू आइडेंटिफाई विच शुड बी कंसोलिडेटेड विद। ओके, देन इंक्वायरी, हमें इंक्वायरी करनी रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग एनी न्यू कंपोनेंट, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है, कोई न्यू सब्सिडियरी का कंट्रोल आ गया है, कोई न्यू कंपोनेंट के ऊपर कंट्रोल हमारी जो क्लाइंट है, क्लाइंट एंटिटी हमारी कोई न्यू कंपनी पर कंट्रोल कर रही है, एंड एनी कंपोनेंट विच गोज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है मतलब क्या मतलब है, बाहर जा रहा है मतलब है कि हमारी जो क्लाइंट एंटिटी है उसने उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के ऊपर अपना कंट्रोल खो दिया है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट एज वेल एज कंपोनेंट टू डिटरमिन द शेयर होल्डिंग। हमें पेरेंट और अदर कंपोनेंट्स के पेरेंट का इन्वेस्टमेंट और अदर कंपोनेंट्स का इन्वेस्टमेंट चेक करना है टू डिटरमिन द शेयर होल्डिंग इन अदर एंटिटीज़। इन अदर एंटिटीज़ का मतलब क्या है, जस्ट लुक ओवर हेयर कि हमारी एक एंटिटी है ए, उसकी सब्सिडियरी है बी, अब हम इस बी को अपने साथ कंसोलिडेट कर रहे हैं। ओके, इन दोनों का हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, लेकिन जो बी है इसने किसी और एंटिटी में इन्वेस्ट किया है सी में सपोज, और ये सी की धीरे धीरे करके शेयर होल्डिंग हमारी बी के पास इतनी आ गई कि बी बन गया है सी का पेरेंट। ओके, जो बी है ये बन गया है सी का पेरेंट। तो क्या इस केस में बी और सी, बी को सी के साथ कंसोलिडेट करना पड़ेगा? हाँ, करना पड़ेगा। और इस केस में ये बन गया है पूरा ग्रुप, तो क्या ए बी सी के तीनों को एक साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा? बिल्कुल बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द केस ओवर हियर, जहाँ पर ऑडिटर ये चेक करेगा दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ पेरेंट और कंपोनेंट का किसी अदर कंपनी में तो नहीं है बढ़ रहा। अगर किसी अदर कंपनी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, इन दैट केस ऐसा हो सकता है कि वो आने वाले कुछ सालों में या अभी ही कंपोनेंट बन सकती है टू बी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू बी कंसोलिडेटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट। देन रिव्यू द जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट अरेंजमेंट। हमें क्या करना होगा, जॉइंट वेंचर जॉइंट अरेंजमेंट भी चेक करने होंगे। कोई ऐसा जॉइंट वेंचर अरेंजमेंट तो नहीं है जिसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें नोट्स टू अकाउंट में शो करनी पड़ जाए। सो दिस इज अनदर important point. Then review the other engagement entered into by the parent that have not been included in the consolidated financial statement of the group. कोई अदर एंगेजमेंट ऐसा है जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। क्या कोई ऐसा अरेंजमेंट है दैट एंटर्ड इनटू बाय द पेरेंट बट दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप? और अगर ये सब्सटैंशियल है तो इसका नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोजर जाएगा। देन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड क्या मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं? जैसे जो रजिस्टर होता है अंडर सेक्शन 186 190 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो वो रजिस्टर जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, क्या वो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड मेंटेन किए जा रहे हैं? और अगर हाँ, तो ऑडिटर को उसको भी रिव्यू करना है। देन आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। जो भी चेंजेस रिपोर्टिंग पीरियड में हुए हैं, ऑडिटर को वो चेंजेस भी कंसिडर करने हैं, बिकॉज उस चेंजेस के बेसिस पर सीएफएस में इम्पैक्ट आ सकता है, और वी आर द ऑडिटर ऑफ सीएफएस, सो वी कैन नॉट लीव दो सब्सटैंशियल चेंज अनटर्न्ड। ठीक है, वी हैव टू टच दैट चेंज एंड अकॉर्डिंगली हम उस पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट पर उस चेंजेस का क्या इम्प्लीकेशन आएगा वो भी चेक करके चलेंगे। ओके, सो एक बार इसको याद कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक लड्डू क्वेश्चन है, ठीक है, इसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सो in order to make your results sweet, don't forget any single लड्डू। ओके, मैं बहुत ही चूज करके आपको क्वेश्चन मार्क करवाती हूँ, लड्डू मत छोड़कर जाना, लड्डू ज़रूर पढ़कर जाना। ओके, वैसे भी हम प्रैक्टिस सेशन में अभी सब कुछ लिख लेंगे तो हमें सब कुछ रिटेन हो जाएगा आराम से। ओके, सो व्हाट इट इज़, फर्स्ट हमने बात की थी वर्किंग पेपर की, तो मार्क इट W। देन पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट P। ओके, WP। देन मीज़ा MIJA। ओके, M फॉर मैनेजमेंट, हमें क्या करना है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना है। हमें M से क्या करना है, M से हमें मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना, मेक इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एनी न्यू कॉम्पोनेंट और एनी कॉम्पोनेंट which goes out of the consolidated financial statement. Then we will I for investment, we will review the investment of parent as well as component to determine the shareholding in other entities. We will review the investment of parent as well as component to determine the shareholding in other entities. Then J for joint venture joint arrangement,
हम क्या करेंगे, ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट अरेंजमेंट को भी रिव्यू करेंगे। ए फॉर हम क्या करने वाले हैं, जो भी अदर अरेंजमेंट एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी दैट whether they are reflected or not. If they are reflected then it's fine. If they are not reflected in the consolidated financial statement then we must check now. We must check whether those arrangement must be disclosed in the financial statement or not. अगर नहीं है तो फिर हम उसे नोट्स टू अकाउंट में, अगर वो सब्सटेंशियल अरेंजमेंट है तो हम उसको नोट्स टू अकाउंट में मेंशन कर देंगे। देन मीज़ा के बाद एस फॉर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, सी फॉर चेंजेस। ठीक है, एस फॉर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड, हम स्टैट्यूटरी रजिस्टर जो सेक्शन 186 190 के अंदर मेंटेन किए गए हैं वो हम चेक कर लेंगे। अगर आपको ये सेक्शन 2 याद नहीं हो रहे हैं देन इट्स फाइन, बस स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड लिख देना एंड यू आर डन विद इट। देन आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द शेयर होल्डिंग दैट माइट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। जो भी शेयर होल्डिंग में चेंजेस हुए हैं यू मस्ट हैव कंसिडर दोज चेंजेस टू ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, सो अगेन कम विथ मी। WP मीज़ा SC, WP मतलब W मतलब वर्किंग पेपर, P फॉर पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, W फॉर वर्किंग पेपर्स फॉर द लास्ट ईयर प्रायर ईयर फॉर द नॉन कंपोनेंट्स, P फॉर पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट मीज़ा, M फॉर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे टू आइडेंटिफाई एनी न्यू कंपोनेंट और एनी कंपोनेंट विच गोज आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Then I for investment of parent as well as component to determine the shareholding in the other entities. इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे। J फॉर ज्वाइंट वेंचर ज्वाइंट अरेंजमेंट, A फॉर अदर अरेंजमेंट, अगर वो एंटर हुए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इट्स फाइन, अगर नहीं एंटर हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देन हम उसकी इंक्वायरी करेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम उसे शो करने वाले हैं अपने नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। उसके बाद में एस फॉर स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड हम चेक करेंगे एंड सी फॉर जो भी चेंजेस हुए शेयर होल्डिंग में दैट माइट हैव टेकन प्लेस ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड, वो सारे चेंजेस हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अगेन कम विथ मी, WP मीज़ा SC, W मतलब वर्किंग पेपर्स फॉर द प्रायर ईयर फॉर द नॉन कंपोनेंट्स, P फॉर पेरेंट प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट, M फॉर मेक इंक्वायरीज ऑफ द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई एनी न्यू कंपोनेंट or any component that goes out of the consolidated financial statement, I for investment of the parent as well as component to determine the shareholding in other entities, J for joint venture joint arrangement, A for other arrangement, S for statutory record, C for changes in the shareholding that might have taken place during the reporting period. We are done with the completeness of this information. So let's move forward. सिर्फ जितना जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको सारा कुछ मार्क करा रही हूँ एंड वो मैं आपको याद भी करा रही हूँ। ठीक है, बाकी आप आराम से छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर वही 3 कंडीशन है जो हमने पहले पढ़ी थी कि कब हमें CFS नहीं बनाना होता है, एग्जैक्टली सेम कंडीशन है, सो वी नीड नॉट टू बॉदर इट अगेन ओवर हेयर। SA 110 का ये पूरी टोटल सिर्फ जो हमने FR में पढ़ा हुआ होता है एग्जैक्टली सेम लिखा है, और यहाँ पर ऐसे ऑडिट में कोई इतना आने के कोई चांसेस नहीं है। ठीक है, सो ये पूरा FR वाला ही पॉइंट है जो हम FR में पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट यू मे रीड इट वंस। 111 जॉइंट अरेंजमेंट के केस में 103, अगर कोई हमारा जब न्यू इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ईयर एंड पे हम बना रहे हैं, मतलब ऑन द डेट ऑफ जिस दिन कंट्रोल आया उस दिन हम जब हम ऑन द डेट ऑफ कंट्रोल बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट 103 एप्लीकेबल होता है, ईयर एंड पर बनाते हैं तो 110 एप्लीकेबल होता है। जेवी के केस में जॉइंट अरेंजमेंट के केस में हमारा 111 आता है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर के केस में 28 की अकाउंटिंग होती है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी, पूरा FR का, टोटल FR का। ठीक है, इफ़ यू वांट यू मे रीड इट वंस एंड नथिंग एल्स। यहाँ पर 1-2 पॉइंट मार्क कर लो, द प्रिपरेशन से लेकर लास्ट वाला पैरा। ठीक है, द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव राइज टू द परमानेंट कंसोलिडेशन एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन। 2 तरह की एडजस्टमेंट आती हैं जब आप CFS बनाओगे, तो कुछ एडजस्टमेंट आपको परमानेंट करने पड़ेंगे और कुछ हर साल करने पड़ेंगे। जो परमानेंट एडजस्टमेंट होते हैं वो सिर्फ एक बार किए जाते हैं और करंट पीरियड एडजस्टमेंट हर साल किए जाते हैं। द ऑडिटर शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू द ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज़। ओके, ऑफ बैलेंस शीट एंटिटीज़ को भी ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए विच समटाइम डू नॉट क्वालिफाई। ऑफ बैलेंस शीट एंटिटी क्या होती हैं, जो हमारी बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं हुए क्योंकि वो सब्सिडियरी की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करती। पेरेंट माइट हैव ट्रांसफर रिस्क ड्यू टू वेरियस बिजनेस वेंचर, और ऐसा हो सकता है कि पेरेंट ने ट्रांसफ़र किया हो वेरियस रिस्क, और यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, डी फैक्टो कंट्रोल। डी फैक्टो कंट्रोल कंसिडर करना है। अब डी फैक्टो कंट्रोल क्या होता है, अगेन मार्क इट लर्न टू
De facto control. De facto control means an investor with less than the majority of the voting right has the practical ability to direct the relevant activity. ठीक है, मतलब एक ऐसा कंट्रोल जहाँ पे हमारे क्या है, लेस देन मेजॉरिटी ऑफ वोटिंग राइट, मतलब कि 51% से कम हमारी शेयर होल्डिंग है। इस केस में क्या हम किसी के सब्सिडरी बन सकते हैं? नहीं बन सकते। बट जो अगला बंदा है दैट, मतलब जो अलग कंपनी है जो हमारी पेरेंट है इस समय, वो क्यों पेरेंट बनी है? बिकॉज दैट कंपनी हैज़ द प्रैक्टिकल एबिलिटी टू डायरेक्ट द रिलेवेंट एक्टिविटी यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब अकेले उस कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो हमारी एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर पाए। ओके, अकेले उस कंपनी के पास इतनी एबिलिटी है कि वो हमारी एक्टिविटीज़ को, रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर पाए। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ डी फैक्टो कंट्रोल, जहाँ पर हमारे पास कंट्रोल नहीं है बिकॉज हम क्या है, हम मेजॉरिटी शेयर होल्ड नहीं करें, बट स्टिल हमारे पास एबिलिटी है टू डायरेक्ट द रेलेवेंट एक्टिविटीज़ यूनिलैटरली। अकेले हम किसी कंपनी की रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट कर सकते हैं, भले ही हमारे पास 0% का स्टेक हो। फिर भी अगर हम किसी कंपनी की रेलेवेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करें, उस कंपनी के डिसीजन में हमारी पार्टिसिपेटिंग है और उस कंपनी में सिर्फ मेरे या होने या ना होने से फ़र्क पड़ रहा है, मतलब यूनिलैटरली मैं उसको मेंटेन कर रही हूँ, इन दैट केस ये कहा जाएगा कि मेरा डी फैक्टो कंट्रोल है उस कंपनी के ऊपर। ओके, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग तो अपन हमेशा की तरह प्रैक्टिस सेशन में ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पर आते हैं हमारे स्पेशल कंसिडरेशन। सबसे पहले परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। देखो यहाँ पर वही लिखा जो मैंने आपको बताया था, दैट दे आर मेड ओनली ऑन द फर्स्ट ओकेजन और सब्सिक्वेंट ओकेजन इन विच देयर इज अ चेंज। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ओकेजन पर ही ये कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट किए जाते हैं। जिस दिन आपका कंट्रोल आया और आपने अपना 103 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट किया, 103 में आपने बैलेंस शीट बनाई, आप परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कर लेते हो। ठीक है, अभी सब्सिक्वेंट ओकेजन पर भी कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर आपको परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करने होते हैं। ठीक है, अगर कभी आपके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कोई चेंज आता है, देयर इज़ अ चेंज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ द पर्टिकुलर एंटिटी जिसमें आप कंसोलिडेट हो रहे हो, आपके शेयर होल्डिंग के पैटर्न में चेंज आ गया, तो इन दैट केस परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। और परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होते हैं? 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। सबसे पहले क्या, गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालो। गुडविल कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं वो आपको एफआर वाले सर बताएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पढ़ना है कि हम गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालते हैं एंड दैट्स इट। और दूसरी बात क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी एंड एनसीआई। ठीक है, एनसीआई को जो माइनॉरिटी वाला सिस्टम हो गया हमारा एएस का, और जो ये नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया ये हो गया हमारा इंडेस का। ठीक है, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर इंस्टीट्यूट ने लिखा हुआ है, आप एएस फॉलो करो या इंडेस फॉलो करो, आपको इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, मतलब कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के ऊपर आपने जो भी इक्विटी एट्रीब्यूटेबल, इक्विटी पर्टेनिंग टू दोज पीपल, दोज एनसीआई और द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ऑन डे 1। ठीक है, आपको ये 2 चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। गुडविल या कैपिटल रिजर्व आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, एनसीआई आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? 2 चीज़ें। पहला एनसीआई कैपिटल रिजर्व, एनसीआई या माइनॉरिटी शेयर होल्डर, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। एनसीआई माइनॉरिटी शेयर होल्डर अलग अलग चीज़ नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है, बस इंडेस में माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग कहते हैं और एनसीआई कहते हैं एएस में माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कहते हैं और इंडेस में कहते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ओके, दीज 2 आर वन थिंग। गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आर 2 डिफरेंट थिंग्स। ओके, गुडविल कब आती है? जब हमने ज़्यादा पैसा दिया होता है, और कैपिटल रिजर्व कब आता है? जब हमने कम पैसा दिया होता है किसी एंटिटी को खरीदने के लिए। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट, द ऑडिटर शुड वेरीफाई व्हाट, द ऑडिटर शुड वेरीफाई द अबव कैलकुलेशन दैट दे हैव बीन मेड अप्रोप्रिएटली। क्या ये कैलकुलेशंस अप्रोप्रिएटली हुए हैं या नहीं, ये ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट यू शुड पे अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ द कंपोनेंट।
कंपोनेंट्स के प्री एक्विजिशन रिजर्व आपको कंसिडर करने चाहिए, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से ही तो हम निकालेंगे कितना हमारा माइनॉरिटी शेयर होल्डर है और कितना माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग नहीं है इन द कंपोनेंट एज्यूम इम्पोर्टेंस इन दिस रिगार्ड। अरे छोड़ो, यहाँ पर ये मार्क करो आप, पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व। आप प्री एक्विजिशन रिजर्व की डिटर्मिनेशन कैसे करते हो, यू शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टुवर्ड्स इट एंड द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपोनेंट प्रेज्यूम इम्पोर्टेंस इन दिस रिगार्ड। और आपको क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है वेदर द प्री एक्विजिशन रिजर्व्स हैज बीन एलोकेटेड अप्रोप्रिएटली बिटवीन द पेरेंट एंड एनसीआई। पेरेंट एनसीआई के बीच में प्री एक्विजिशन रिजर्व्स क्या अप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं या नहीं, ये भी आपको प्रॉपरली चेक करना होगा। तो क्या क्या हमको चेक करना है, वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट देख लेते हैं एंड उसके बाद हम तीनों चीज़ें इकट्ठा रिकॉर्ड कर लेंगे। द ऑडिटर शुड वेरीफाई द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस इन दीज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर इन द और डीम्ड डिस्पोजल, ठीक है, डीम्ड डिस्पोजल ऑफ द कंपोनेंट इन द सब्सिक्वेंट ईयर। सो व्हाट वी नीड टू चेक इट ओवर हेयर, वी नीड टू पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द डिटर्मिनेशन ऑफ प्री एक्विजिशन रिजर्व्स एंड द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द कंपोनेंट, एंड द ऑर्डर शुड ऑल्सो एग्जामिन वेदर द प्री एक्विजिशन रिजर्व प्रॉपरली एलोकेटेड। Third point, that the changes that might have taken place in the परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर। तो आपने उसका सब्सिक्वेंट एक्विजिशन या डिस्पोजल ऑफ शेयर आपने उसको एडजस्ट कैसे किया, आपने उस चेंजेस को कैसे डील किया है, ठीक है। सो व्हाट आर द पॉइंट, अगेन रिकॉल विथ मी, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को आपने कैसे डिटर्मिन किया है। पॉइंट नंबर 1 क्या था, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को आपने कैसे डिटर्मिन किया है, एंड इन दैट रिगार्ड यू हैव टू चेक द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन प्री एक्विजिशन रिजर्व को आपने क्या प्रॉपरली एलोकेट किया है या नहीं, प्री एक्विजिशन रिजर्व को डिटर्मिन कैसे किया है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखेंगे, एंड प्री एक्विजिशन रिजर्व्स को क्या आपने पेरेंट एनसीआई के बीच में प्रॉपरली एलोकेट कर लिया है या नहीं। देन दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था वी शुड ऑल्सो वेरीफाई द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस इन दिस परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन द कंपोनेंट एंड डिस्पोजल ऑफ द कंपोनेंट इन द सब्सिक्वेंट ईयर, ओके। देन तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था अगर कोई गुडविल आती है या कोई कैपिटल रिजर्व आता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली इसका एडजस्टमेंट होना चाहिए एंड दिस विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ओके, दिस विल बी कंसिडर्ड एज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। और अगर पेरेंट में चूज टू नेट ऑफ दिस अमाउंट टू डिस्क्लोज सिंगल अमाउंट इन द बैलेंस शीट, तो वो भी अगर परमिटेड है एफआरएफ में तो आप नेट ऑफ भी कर सकते हो, ओके, नो इशू इन दैट। देन हेयर इट इज़ गिवन करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट कैसे होता है। सो एक एग्जाम्पल दिया, हम इसको जल्दी से देख लेते हैं। सेल कॉस्ट एंड जितना भी हमारा ग्रॉस मार्जिन आया, हमने ये बी को सेल किया, देन सेल कॉस्ट और अगेन यहाँ पर ग्रॉस मार्जिन आया जो हमने सी को सेल किया, देन बी ने सेल किया है थर्ड पार्टी को। तो यहाँ पर हम क्या कंसिडर करने वाले हैं, देखो यहाँ पर हमने जो सेल किया है, क्या हमारी सेल 120 है, एग्जैक्टली हमारी सेल 120, क्योंकि थर्ड पार्टी को हमने इसी अमाउंट पे सेल किया है। देन कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट है 60, क्योंकि हमने इसी अमाउंट पर अपनी कॉस्ट बुक की है, ओके। वी आर सीइंग इट एज ए सिंगल एंटिटी। देन ग्रॉस मार्जिन हमारा कितना हुआ, हमारा ग्रॉस मार्जिन हुआ 60, ओके। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, इंटर कंपनी परचेज एंड सेल्स हमने सब एलिमिनेट कर दिए। बस यही करते हैं हम करेंट पीरियड में, जब हम सारी इंटर कंपनी की परचेज एंड सेल एलिमिनेट कर देते हैं, ओके। देन पॉइंट नंबर 2 ओवर हेयर इज करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। अब हमें देखनी है तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। इसके आपको 4 to 5 पॉइंट्स अगर याद रखने हैं तो इट्स फाइन, 4 to 5 पॉइंट्स आप आराम से याद रख सकते हो, बहुत इजी पॉइंट है। और मैं आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बताने भी नहीं वाली कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैं आपको थोड़े ही पॉइंट बताऊंगी, उसमें से आपको 5 या 6 पॉइंट आपने याद कर लेने हैं एंड इट्स फाइन, ओके। 5 मिनिमम याद कर लो, 4 to 5 नहीं, 5 मिनिमम याद कर लो एंड जितने याद रहते हैं मैक्सिमम, इट्स फाइन, ओके। इंटर ग्रुप इंटरेस्ट पेड रिसीव एंड मैनेजमेंट फीस, ये आपको क्या करना है, ये आपको हर साल देखना है। मतलब ये करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट है जो आपको एवरी ईयर एंड आपको ये कंसिडर करना ही है। इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड रिसीव कितना हुआ है, विद इन ग्रुप कितना इंटरेस्ट पेड और रिसीव हुआ है, क्योंकि ये हमारी इनकम तो हुई नहीं, इंट्रा ग्रुप एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया गया है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट,
ऐसा हो सकता है कोई एसेट आपस में इन लोग ने ट्रांसफ़र की हो, तो उस केस में अगर कोई अनरियलाइज इंटर ग्रुप प्रॉफिट है तो हमको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम उसको प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं कर सकते। अनरियलाइज प्रॉफिट हमारे लिए कभी भी प्रॉफिट नहीं बनता है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा CFS के अंदर, क्योंकि जो अभी असेट है ये असेट अभी कंपनी के अंदर है और कंपनी से बाहर सेल नहीं हुई है। जस्ट लाइक कि इन्वेंट्री है कोई, तो उस केस में अगर इन्वेंट्री जब तक सोल्ड नहीं होती, जो भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया, जब तक कि इन्वेंट्री हमने आउटसाइडर को सोल्ड नहीं करनी, जब तक कि हम प्रॉफिट बुक नहीं करने वाले। ओके, देन थर्ड पॉइंट क्या था, डेफर टैक्सेस एंड रियलाइज इंटर कंपनी प्रॉफिट के ऊपर अगर कोई डेफर टैक्सेस हैं तो हमें उसको भी अकॉर्डिंगली डील करना है। इन डेज 12 के अकॉर्डिंग हमें उसे क्या करना है, हमें उसे डेफर टैक्सेस रिकॉर्ड करने। देन इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस, जो भी इंट्रा ग्रुप इंडेप्टनेस है हमें वो इंडेप्टनेस भी कंसिडर करनी। कोई इंडेप्टनेस है तो हमें उसे आपस में सेट ऑफ करना और प्लस हमें ये देखना है उसका क्या ट्रीटमेंट किया गया CFS के अंदर। देन एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर कोई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी आपके ग्रुप की किसी भी कंपनी ने फॉलो की है, इन दैट केस यू विल हैव टू हार्मोनाइज दोज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। ये हमने पढ़ा था ना कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जहाँ पर हमने पढ़ा था O3, तीन चीज़ें हमें O3 नहीं I3, देन OM एंड HG। तो इसमें H क्या था, H यही था, हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ओके, सो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा था एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी सबसीक्वेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट अकर्ड बिटवीन बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अगर कोई ऐसी इवेंट या कंडीशंस आ रही है, कोई इवेंट या ट्रांजैक्शन ऐसा है जो डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड बैलेंस शीट डेट के बीच में है, तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप हमें क्या करने होंगे, हमें उसको भी एडजस्ट करना होगा। वी नीड टू एडजस्ट दैट टू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको कितने पॉइंट बताए, यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं 6 पॉइंट। ओके, तो 6 पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, मैंने आपको बहुत हौले हौले बताना है। और एक और पॉइंट या तो देख लो, 7 पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, उसमें से आप अगर 5 to 6 याद रख सकते हो, इट्स फाइन। ओके, देयर इज नो इशू इन दैट। एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और इवेंट दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ द कॉम्पोनेंट डेट एंड component balance sheet and not already recognized in the financial statement and date of the auditor's report on the group consolidated financial statement when the financial statement of the component is to be used for consolidation and not drawn up to the same balance sheet as that of the parent। एक काम करते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ इतना छोटा सा मार्क कर लो, इफेक्ट एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, component balance sheet and not recognized in the financial statement, बस कंपोनेंट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, बस। ओके, बस आप इतना मार्क कर लो एंड यू आर डन विद दिस पॉइंट। एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अदर इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ द कंपोनेंट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, एडजस्टमेंट फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अदर इवेंट दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ द कंपोनेंट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। सो दिस बिकम्स योर पॉइंट नंबर 7। अभी हम सारा कुछ रिकॉल करते हैं। आपको ये सब्सिक्वेंट इवेंट का अगर चाहिए हो तो इसमें जस्ट वही लिखा है जो हमने ऑलरेडी सब्सिक्वेंट इवेंट वाले स्टैंडर्ड में ये सब कुछ कंसिडर कर लिया है। सो जस्ट इसको यहाँ पर छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है यू मे रीड इट, एग्जैक्टली वही सेम पॉइंट है जहाँ पर ये बताया गया कि सब्सिक्वेंट इवेंट कितने तरह के होते हैं। तो हमने पढ़ा था ना कि फर्स्ट टाइप के होते हैं, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट, ये सब कुछ हमको पता है, ये बस वही लिखा है। ओके, नथिंग एल्स। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट पॉइंट बात किया था इंटरेस्ट के बारे में। अगर कोई इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड, रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस एटसेट्रा है तो हमें उससे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट, उसका एडजस्टमेंट हमें देखना पड़ेगा। देन अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट, कोई अनरियलाइज प्रॉफिट है, असेट, कोई असेट एक्वायर ट्रांसफर की है हमने विद इन एंटिटी, विद इन ग्रुप, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नोशनल प्रॉफिट को अपनी प्रॉफिट में इंक्लूड नहीं करना, हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। डेफर्ड टैक्सेस की बात की और हमने बोला कोई अनरियलाइज इंटर कंपनी प्रॉफिट के ऊपर अगर हमने कोई डेफर्ड टैक्स बनाया है, प्रॉफिट एलिमिनेशन के ऊपर कोई डेफर्ड टैक्स बनकर आ रहा है, इन दैट केस हमें उससे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस कोई है तो वो इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस भी हमें क्या करनी पड़ेगी, एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, हमें उसे हार्मोनाइज करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंट इवेंट का अगर कोई इफेक्ट आ रहा है हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर तो हमें उसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद हमने 7 पॉइंट पढ़ा था
जहाँ पर हमने बोला था कि कोई अगर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन या अदर इवेंट दैट अकर बिटवीन द डेट ऑफ द कंपोनेंट बैलेंस शीट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें उस सिग्निफिकेंट इवेंट को भी एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट एक बार फिर से रिकॉल करो मेरे साथ में। फर्स्ट पॉइंट था इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड और मैनेजमेंट फीस। दूसरा पॉइंट था हमारा प्रॉफिट के रिगार्डिंग में, कोई भी अगर अनरियलाइज असेट, कोई अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट है, कोई एसेट हमने अक्वायर की है, ट्रांसफर की है विद इन ग्रुप, तो उसको हमें क्या करना होगा, उसे हमें एडजस्ट करना होगा। अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन एसेट एक्वायर्ड ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम सब्सिडियरी। देन डेफर्ड टैक्स के रिगार्डिंग हमें अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करनी होगी विच इज ऑन पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ऐसे याद कर लो। अनरियलाइज इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट अकर हुआ, हमें उसे एलिमिनेट करना है। उससे एलिमिनेशन से आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल में डिफर्ड टैक्स। ये इंडस्ट्रियल जिसे नहीं आता उसे ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि इसका एक पूरा लॉजिक होता है, और बस उस लॉजिक में मैं यहाँ नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं उसको समझाने बैठ जाऊँगी ना तो फिर ये ऑडिट का नहीं FR का क्लास हो जाएगा। ओके, देन इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस। इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस भी आपको एडजस्ट करनी होगी। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग में आपको हार्मोनाइजेशन देखना है। देन CFS में आपको सब्सिक्वेंट इवेंट ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, जो भी आपने इफेक्ट लिया है उसको अप्रोप्रिएटली आपको एडजस्ट करना है। ओके, वो सारे इफेक्ट आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएटली आपको एडजस्ट करना है फॉर रिकॉग्नाइजिंग सब्सिक्वेंट इवेंट और ट्रांजेक्शन दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। एंड 7 पॉइंट इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन अदर इवेंट, जो डेट ऑफ द कंपोनेंट बैलेंस शीट एंड डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट के बीच में अकर हुए हैं, हमें उसका भी एडजस्टमेंट करना है। सो अगेन कम विथ मी। फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट, दूसरा पॉइंट अनरियलाइज प्रॉफिट, तीसरा पॉइंट था डिफर्ड टैक्सेस ऑन अनरियलाइज प्रॉफिट, फोर्थ पॉइंट था इंडेटनेस, उसको भी एडजस्ट करना था। 5 पॉइंट था हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, 6 पॉइंट था सब्सिक्वेंट इवेंट का हमें एडजस्टमेंट करना था, 7 पॉइंट था सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन इवेंट्स का हमें एडजस्टमेंट करना था। अगेन कम विथ मी। फर्स्ट पॉइंट इंटरेस्ट, इंट्रा ग्रुप इंटरेस्ट जो हमने पेड किया है उसके रिगार्डिंग था। दूसरा पॉइंट था दूसरा पॉइंट था हमारा प्रॉफिट के ऊपर अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट। तीसरा पॉइंट था अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट के ऊपर हमें डेफर्ड टैक्स का एलिमिनेशन, जो अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट एलिमिनेशन किया उस पर डेफर्ड टैक्स का इम्पैक्ट एडजस्ट करना था। देन इंडेटनेस देखनी थी। 5th पॉइंट, कोई अगर हमारी जो अकाउंटिंग पॉलिसी वो हार्मोनाइज नहीं है, डिफरेंट है, हमें उसको हार्मोनाइज करना था। 6 पॉइंट था एडजस्टमेंट in CFS regarding subsequent event, and 7 पॉइंट था एडजस्टमेंट इन CFS regarding subsequent events। ठीक है, subsequent event नहीं, significant events। ओके, subsequent event तो पॉइंट नंबर 6 था। So these are the points, again recall with me: interest, then profit, then deferred taxes, indebtedness, accounting policy, adjustment to CFS regarding subsequent event, then 7 point adjustment to CFS regarding significant event। तो यहाँ पर हमारे 7 पॉइंट हो गए। 3 और पॉइंट दिए, इफ़ यू वांट यू मे रीड इट। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर गैप कन्वर्जन के बारे में बोला है कि गैप कन्वर्जन आपको एडजस्ट करना होगा टू कन्वर्ट ए कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गैप के अंदर जो भी कन्वर्जन होगा जिससे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहे हैं ना, उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा। अगर आपका कोई फॉरेन कंपोनेंट है, मैंने आपको बताया था कि फॉरेन कंपोनेंट के केस में गैप कन्वर्जन होता है। गैप क्या होता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देन कोई अगर मूवमेंट हो रहा है इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू NCI, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, उसको भी हमें एडजस्ट करना होगा एंड अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट पॉइंट था डेफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ कोई टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है। टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? अरे भाई, इंडियस 12 में एक टेम्परेरी डिफरेंस आता है जब आपका कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस में डिफरेंस होता है, उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। तो कोई अगर डिफरेंस, टेम्परेरी डिफरेंस आ रहा है आउट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस from intra-group transaction and undistributed profit of the component in case of consolidated financial statement, हमें उसे भी adjust करना होगा। So this is all about current period and permanent consolidation adjustment। ये दोनों adjustment हमने देख ली हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या बोला है, यहाँ पर बोला है adjustment required for the preparation of CFS are made in the memorandum record। कहाँ करते हैं? memorandum record में वो सारे changes हम वो सारे एडजस्टमेंट करते हैंगे। एंड द ऑडिटर शुड रिव्यू द मेमोरेंडम रिकॉर्ड टू वेरीफाई द एडजस्टमेंट एंटिटी। जब मेमोरेंडम रिकॉर्ड में आप सारे एडजस्टमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो तो क्या ऑडिटर को मेमोरेंडम रिकॉर्ड चेक नहीं करने चाहिए? अरे सब कुछ चेक करना चाहिए, बिल्कुल।
ठीक है, सब कुछ चेक करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली जब मेमोरेंडम रिकॉर्ड आ रहे हैं तो उस केस में वी हैव टू वेरीफाई द एडजस्टमेंट एंटिटीज मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So what we need to verify? We need to verify that the intra-group transaction account balance has been eliminated. क्या इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। दूसरी पॉइंट हमने चेक करना है दैट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। भाई जहाँ पर हमें देखना है कि हमने डिफरेंट पॉलिसी नहीं यूज़ करनी है, हमें उसको हार्मोनाइज कर लेना है, तो बस उस केस में हमें यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो जितना ऊपर आपने याद किया है ना, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, बस यही पॉइंट यहाँ पर सही फॉर्म में नीचे आ गए। ठीक है, बस उसको जो पॉइंट आपको ऊपर देखने, जो पॉइंट हमें एडजस्ट करने, बस वही हैं। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस हो गया, उसके बाद में हम हार्मोनाइजेशन करते, बस यहाँ पर आगे यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी। उसके बाद में यहाँ पर एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स देना है रिगार्डिंग इंडेस 21 एंड ढेर सारे स्टैंडर्ड। 4 पॉइंट क्या है, 4 पॉइंट रिगार्डिंग गैप कन्वर्जन, जो भी आपको हार्मोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी था और उसमें अगर आपको कोई गैप कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट आ रही है इन केस ऑफ फॉरेन पेरेंट, आपको वो भी करना होगा। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आपको करना होगा। देन डेफर टैक्स रिलेटिंग टू डेफर टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस, ये भी हमने ऊपर ही पॉइंट पढ़ा था, बस वही आपको ये भी एडजस्टमेंट देखना है। मतलब जो कुछ हमने ऊपर पढ़ा था कि देखो ये देख लेना, वो देख लेना, आपको ये करना है, परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट, ये करंट पीरियड एडजस्टमेंट आपको करना है, बस आपको वही तो चेक करना है कि आपने किया है या नहीं किया है। ओके, देन वेरीफाई दैट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सब्सिडियरी इंक्लूडेड इन द CFS। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर आपको चेक करना है कि वो कंसोलिडेट किया और कैसे किया, फ्रॉम द डेट इट गेन्स कंट्रोल अंटिल द डेट व्हेन द एंटिटी सीज टू कंट्रोल द सब्सिडियरी। और जिस दिन आपका कंट्रोल आया उस दिन से जिस दिन आपका कंट्रोल खत्म हो गया, आपको वो सारा कुछ चेक करके चलना है कि जिस दिन कंट्रोल आया उस दिन को भी आपने प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है और जिस दिन खत्म हो उस दिन भी आपको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करना है। सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ व्हाट इज रिटन ओवर हेयर। वी मेमोरेंडम रिकॉर्ड चेक करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इसको भी लड्डू मार्क कर लो, बस मेन पॉइंट याद कर लेना, जैसे कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंसेस। एंड आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप ये जितना भी हमने परमानेंट करेंट पीरियड पढ़ा है उससे आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको याद नहीं करा रही, क्योंकि सब अपने तरीके से इसको याद कर लेना, याद क्या कर लेना, समझ लेना, एंड यू आर डन विद दैट। सो यहाँ पर क्या आता है, इन डेज 21 लेस डाउन द प्रिंसिपल दैट शुड बी ऑब्जर्व। मैं आपको जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मार्क करा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर कंसिस्टेंसी का अजम्पशन है, रिक्वायर्स द ऑडिटर ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल टू कंसिडर वेदर द लेंथ ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड और एनी डिफरेंस इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर द सेम आर द सेम फॉर द पीरियड टू पीरियड। इफ देयर आर एनी चेंजेस इन द रिट्रोस्पेक्टिव रिपोर्टिंग पीरियड then you need to check whether there is material effect on the financial statement or not, and accordingly यहाँ पर Ind-AS 21 क्या कह रहा है, Ind-AS 21 कह रहा है while giving the information which is a part of SFS of the component but that need not be reported in the notes to account or financial statement। ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो पार्ट है SFS का, मतलब SFS में तो लिखी है बट आपको CFS में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतनी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप CFS में भी उसको इंक्लूड करो, क्योंकि देखो एक कंपनी है, कंपनी A, इसकी है सपोज 50 सब्सिडियरी। उन 50 सब्सिडियरीज़ में इन 50 सब्सिडियरीज़ ने अपने नोट्स टू अकाउंट्स बनाए होंगे, उस नोट्स टू अकाउंट में बहुत सारी चीज़ें लिखी होंगी। ठीक है, तो अगर ए यहाँ पर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट में उन सब्सिडियरी के सारे नोट्स टू अकाउंट उठा के कॉपी पेस्ट कर देगा तो इनका पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेगा, इनका डायरेक्ट बन जाएगा इनकम टैक्स की अपनी जितनी मोटी बुक होती है ना, बस वही बन के तैयार होगी। तो इस केस में यहाँ पर मना किया है कि देखो तुम सब कुछ मत रिपोर्ट करना, यू नीड नॉट रिपोर्ट इन द नोट्स एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, you need not to report that. The auditor should examine that the notes required by accounting standard which are necessary for presenting a true and fair, सिर्फ वो notes लिखना जो true and fair view के लिए ज़रूरी हो, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बस वही आप नोट्स लिखना। Then you need to examine that additional statutory information that is disclosed in the SFS of the subsidiary bearing on the truth and fairness of the consolidated, बस उतना ही disclose कर लो एंड चलेगा। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन SFS सेपरेटली फॉर द पेरेंट एंड ईच ऑफ द कंपोनेंट, अमाउंट ऑफ नेट असेट एंड नेट असेट एज ए परसेंटेज ऑफ द कंसोलिडेटेड नेट असेट, ये आपको डिस्क्लोज करना चाहिए। अमाउंट ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द परसेंटेज ऑफ शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड, सब कुछ परसेंटेज में आप यहाँ पर शो कर दो। अमाउंट ऑफ OCI इन द परसेंटेज ऑफ OCI एज ए परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड OCI। ओके, मीन्स नेट एसेट हमारा कितना है 1000 करोड़ एंड व्हाट इट इज परसेंटेज, क्या ये कितना परसेंट है हमारे कंसोलिडेटेड नेट एसेट का। सपोज हमारा कंसोलिडेटेड नेट एसेट है 10 करोड़, तो ये कितना परसेंट हुआ, इट बिकम्स 10%। बस हमको यहाँ पर क्या देना है, नेट एसेट कितना है एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट। ऐसे करके हमें ये तीनों चीज़ें लिखना है। अकॉर्डिंगली मार्क इट लड्डू, क्योंकि ये आपका 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्या क्या देना है, अमाउंट ऑफ नेट एसेट एंड नेट एसेट एज ए परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, दूसरा क्या है शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, और तीसरा क्या है OCI। क्या क्या देना है, नेट एसेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI। क्या क्या देना है, नेट एसेट शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI। ओके, नाउ कम टू दिस पॉइंट वेयर इट इज सेइंग दैट यू नीड नॉट इंक्लूड द कंसोलिडेटेड। आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये सब नहीं लिखना। क्या सब नहीं लिखना, सोर्स, एक कंपनी की 50 सब्सिडियरी हैं, जस्ट इमेजिन। ठीक है, एक कंपनी की 50 सब्सिडियरी हैं और उन 50 सब्सिडियरी ने बोनस शेयर इशू किए और डिफरेंट सोर्सेज से इशू करें, मतलब 50 सोर्सेज से इशू करें। 50 सब्सिडियरी ने 50 सोर्सेज से बोनस शेयर इशू करे हैं एंड यहाँ पर हो गया हमारे 250 सोर्सेज। ठीक है, मतलब एक एक पूरा एक्सप्लेन करके दिया है अपने SFS में और हमने उठा के उसको कर दिया कॉपी पेस्ट। 250 सोर्सेस से तो हमारा जो इन्वेस्टर है वो तो बोरा जाएगा 1 मिनट में। सो इसलिए यहाँ पर मना किया गया है दैट सोर्सेस फ्रॉम द बोनस शेयर आर इशूड वाइल इट इज़ फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। और किस किस रिजर्व से निकाल के आपने किया है, आपको ये सब कुछ भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यू नीड नॉट टू शो दैट वेदर इट इज़ फ्रॉम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो सोर्सेज फ्रॉम विच बोनस शेयर्स आर इशूड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व से या फिर किसी सिक्योरिटी प्रीमियम से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं डिस्क्लोज किया। अनयूटिलाइज मनी आपको नहीं डिस्क्लोज करना है। MSME का डिस्क्लोजर नहीं देना है। देन अमाउंट स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आपको नहीं देना। देखो इस पर क्वेश्चन आज तक तो आई नहीं है, बट स्टिल मैं आपको पढ़ा रही हूँ सो दैट आप अगर पढ़ते रहोगे ना तो 4-5 पॉइंट अगर दिमाग में रहो और अगर बाई चांस क्वेश्चन बन के आ गया तो यू कैन हैंडल इट वेरी वेल। ठीक है, क्या चीज़ नहीं देना, बोनस शेयर का आपने कैसे इशू किया है वो आपको नहीं देना। डिस्क्लोजर ऑफ अदर अनयूटिलाइज्ड मनीज अगर है तो वो भी आपको नहीं बताना है। अगर MSME का अगर आपको डिस्क्लोजर देना है वो भी आपको नहीं बताना है CFS के अंदर। ओके, देन 4th पॉइंट क्या था, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपने कहाँ कहाँ आपकी किसी कंपोनेंट ने इन्वेस्ट किया है वो नहीं बताना है, सिर्फ सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट बताना है। ओके, इम्पोर्ट CIF बेसिस पर किए हैं, कितने किए हैं, उस पूरे पार्टी का ब्यौरा आपको नहीं देना। रॉ मटेरियल कंपोनेंट ना कैपिटल गुड्स, किसी के भी रेफरेंस में आपको नहीं देना है। देन फॉरेन करेंसी में कितना चेंजेस हुआ नहीं देना। रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट कंपोनेंट कितने कंज्यूम है, भाई ये सब मत दे देना वरना पता नहीं 2-4 साल की इनकम टैक्स की बुक तैयार हो जाएगी। ओके, जस्ट इमेजिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर मना किया गया है। Okay, remitted during the current foreign currency on account of dividend with the specific mention of the amount number of non-resident shareholder, and then earning of the foreign exchange classified under the following head FOB basis पर royalty, know-how, professional consultancy fees, interest, dividend, other income, ये सब आपको नहीं देना। ठीक है, इतना मत ब्यौरा दो, बस उतना दो जितना डिमांडेड है। ठीक है, मतलब जितना आपका ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर पाए। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर ऐसे 580 हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एंड व्हाट इट रिक्वायर्स, इट सेज ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड TCWG। आपको क्या करना है, यू शुड ऑब्टेन एविडेंस दैट द मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट एक्नॉलेज इट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना मार्क कर लो एंड यू आर डन विद द इंटायर पैराग्राफ। ओके, जितना अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ इतना मार्क कर लो। एग्जाम्पल क्या है सच रिप्रेजेंटेशन की, आप रिप्रेजेंटेशन किसके किसके रिगार्डिंग में लेना चाहोगे तो यू मस्ट टेक रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग द कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन द CFS, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट। आपको CFS की कंप्लीटनेस की रिगार्डिंग
चाहिए होगी ना इन्फॉर्मेशन, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन ले लेना है। रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए यू मस्ट आइडेंटिफाई दैट टू। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए भी आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, एंड परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन प्रॉपर हुई या नहीं आपको ये भी देख के चलना है। ठीक है, 4 चीज़ें, completeness of information, then the reportable segment, related parties and current period consolidation, करंट पीरियड और परमानेंट कंसोलिडेशन प्रॉपर हुई है या नहीं, ये 4 चीज़ें आपको देखना है। देन रिपोर्टिंग पर आते हैं। रिपोर्टिंग में हमने कौन सा ऐसे फॉलो करना है, हमारा सुप्रीम प्यारा सा ऐसे कौन सा है, ऐसे 700। अगर मॉडिफिकेशन आया है तो 705 और EOM पैरा देना है तो 706। ओके, इन तीनों स्टैंडर्ड के अलावा हमें कहीं रिपोर्टिंग नहीं करनी होती। और अगर कोई लॉ एंड रेगुलेशन हमको बताता है तो उस केस में है ना हमारे प्यारे मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला केस, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्या करना है, एंड यू ऑल मस्ट नो दैट टू। Okay, so reporting requirement where the parent auditor is also the auditor of all of its component। जब पेरेंट के ऑडिटर ही अपना खुद को ऑडिट कर रहे हैं उस केस में हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, मतलब पेरेंट के भी ऑडिटर सेम है और सारे कंपोनेंट के भी ऑडिटर सेम है, उस केस में हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। पेरेंट के ऑडिटर कंपोनेंट के ऑडिटर नहीं है, देन हम क्या करेंगे, कंपोनेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर द AFRF दैट इज डिफरेंट दैट ऑफ पेरेंट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट भी डिफरेंट है, तब क्या करेंगे, देन कंपोनेंट की ऑडिटर्स की रिपोर्ट जो है वो एक अलग फ्रेमवर्क के अंदर बनी है। और 5वां केस है कि कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं हुआ है कंपोनेंट्स का, उस केस में हम क्या करेंगे। सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट विच इज गिवन ओवर हेयर, व्हेन द पेरेंट एंड ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल ऑफ कंपोनेंट। पेरेंट का ऑडिटर ही सारे कंपोनेंट का भी ऑडिट कर रहा है, तो उस केस में जब हम CFS बनाएंगे इट विल गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द ग्रुप एज ऑन द बैलेंस शीट डेट एंड एज टू वेदर द कंसोलिडेटेड PL गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ कंसोलिडेटेड PL ऑफ द ग्रुप फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू। ठीक है, आपको बनाना है CFS, और जब आपने खुद ही ऑडिट किया है आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या कमियाँ थी। अगर आपका कोई मॉडिफिकेशन है तो उस केस में अगर कोई डेविएशन या डिपार्चर आप नोटिस करते हैं आपको उस केस में मॉडिफिकेशन देना होगा, अदरवाइज आप क्लियर रिपोर्ट दे सकते हैं, देयर इज़ नो इशू इन दैट। ठीक है, इट इज़ जस्ट लाइक जैसे हम ऑडिट करते हैं, हमने पेरेंट का भी ऑडिट किया एंड उसकी जितनी सबऑर्डिनेट एंटिटीज़ थी, सब्सिडियरीज थी, हमने सारी सब्सिडियरी के भी ऑडिट किया। अकॉर्डिंगली हमने चेक किया वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड हमने जब CFS बनाया तो उसमें हमने बता दिया कि वेदर दे आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। ओके, इट इज़ वेरी सिंपल केस। बट अगर पेरेंट का ऑडिटर इज़ नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल ऑफ इट्स कंपोनेंट, अगर पेरेंट का ऑडिटर कंपोनेंट का ऑडिटर नहीं है, उस केस में हमें क्या करना होगा, हमें तो SFS मिल रहा है ना कंपोनेंट्स का, तो उस केस में हमें चाहिए, हम कर रहे हैं किसी और का काम यूज़। ठीक है, SFS बनाया है किसी और ने, SFS पे ऑडिट किया है किसी और ने, और हम कर रहे हैं अब SFS को SFS के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर साइन। तो उस साइन के लिए हमको क्या करना होगा, जब हम किसी और का वर्क यूज़ करते हैं तो हमें क्या लग जाता है, बिल्कुल आँख बंद करके लग जाता है SS 600। SS 600 क्या बोलता है, इट सेज कि आप जब भी किसी और का वर्क यूज़ कर रहे हो तो आप SS 600 की गाइडेंस ले लेना, और हमें क्या गाइडेंस चाहिए वो हम ऑलरेडी 600 में कवर कर चुके हैं। सो व्हाट इज़ गिवन ओवर हेयर, SS 700 is 6 if the auditor considered necessary to make reference to the audit of other auditor। जब आपको अदर ऑडिटर का रेफरेंस देना होगा, in that case you should disclose clearly the magnitude of the portion of the financial statement। आपको बताना पड़ेगा अपनी रिपोर्ट के अंदर EOM पैरा के अंदर, मतलब आपको emphasize of matter पैराग्राफ लिखना होगा, और उसमें आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन किसी और ने चेक किया है। ठीक है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड ऑफ पोर्शन आपने चेक नहीं किया है, यू शुड डिस्क्लोज इट इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, और ऐसा डिस्क्लोजर आपके ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन होगा बाय स्टेटिंग एग्रीगेट रुपी अमाउंट, या तो आप रुपी में दिखा दो, परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट में दिखा दो कि इतना परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट किसी और ने ऑडिट किया है, मतलब SFS का ऑडिटेड, ये हमने अपने CFS में इंक्लूड किया है, हमने CFS को ऑडिट किया है, बट स्टिल ये मैंने ऑडिट नहीं किया है, ऐसा आप लिख दोगे। रेवेन्यू या कैश फ्लो ऑफ कंपोनेंट किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हो, 4 फॉर्म है आपके पास, इसमें आप किसी में दिखा दो, या तो एग्रीगेट अमाउंट बता दो, जैसे
सपोज 2000 करोड़ का ऑडिट किसी और ने किया है, ऐसे करके बता दो, या बता दो 20% ऑडिट किसी और ने किया, ये बता दो इतना, मतलब कि जस्ट लाइक 50,000 करोड़ का रेवेन्यू किसी और ने ऑडिट किया। ये कैश फ्लो पर आते हैं, तो कैश फ्लो के रेफरेंस में बता दो कि ऑपरेटिंग में जितना कैश फ्लो इंक्लूडेड है उसका सपोज 4,000 करोड़ का कैश फ्लो किसी और का है, ठीक है, किसी और ने ऑडिट किया हुआ है, ऐसे करके आप बता सकते हो। सो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट विल बी ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर। टोटल असेट, रेवेन्यू and cash flow not audited by the parent auditor should be presented before giving effect to the permanent and current consolidation adjustment। asset, revenue और cash flow में आप कभी भी परमानेंट और करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं लोगे, आप उससे पहले ही ये सब प्रेजेंट करोगे। ओके, then reference in the report of the auditor on the CFS to the fact that the part of the audit of the group was made by other auditor not to be construed as qualification of the opinion but rather as an indication of the divided responsibility between the auditor of the parent and its subsidiary। Okay, when the components audit report on the financial statement under an accounting framework different that of parent। तो यहाँ पर मल्टीपल ज्योग्राफीज हैं, मल्टीपल ज्योग्राफीज आउटसाइड इंडिया दैट अप्लाइंग ए गैप दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पेरेंट इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर गैप कन्वर्जन भी देखना होगा। इट इज इफ यू वांट यू मे रीड इट, देयर इज नथिंग इन इट, जस्ट आपको क्या देखना होगा, आपको गैप कन्वर्जन देखना होगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, डिप्लोमा IFRS या US गैप, आपको उसके मतलब जो आपका कंपोनेंट है उसका जो गैप है वो आपकी गैप से अलग है, तो आपको गैप कन्वर्जन करना है, सिंपल। एंड आपको गैप कन्वर्जन करना होगा और उसमें आपको गैप कन्वर्जन देखना होगा। सो कन्वर्जन एडजस्टमेंट, इसको मार्क कर लो, कन्वर्जन एडजस्टमेंट आर ऑडिटेड बाय द प्रिंसिपल ऑडिटर टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट इज सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, इतने बड़े पैराग्राफ में जो कुछ लिखा है ये उसका कंक्लूजन है, आपको इतना ही चेक करना होता है that the conversion adjustment audited by the principal auditor to ensure that the financial information of the component is suitable and appropriate for the purpose of consolidation। Then a component may alternatively prepare financial statement on the basis of the parent's accounting policy। पेरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी के बेसिस पर बनाते हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। रेलेवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ये सब हमने पढ़ रखा है। अभी क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको अप्रोप्रिएटली मार्क करवा दी। देन दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर ये मार्क कर लो, द प्रिंसिपल ऑडिटर कैन डिसाइड वेदर और नॉट टू रिलाई ऑन द कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट एंड मेक रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये पूरा प्रिंसिपल ऑडिटर के जजमेंट पे है वेदर टू रिलाई और नॉट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट यूजिंग ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी as the financial reporting framework for the component to be report under the principal या parent auditor should perform procedure necessary to determine compliance of the group accounting policy। एंड यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, so you may leave it। ओके, आपको कितना देखना है, आपको सिर्फ जिस्ट याद रखना है, गैप कन्वर्जन करवाना है, कन्वर्जन ऑडिटेड करना है, इज सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट, क्या वो सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट है, एंड उसके बाद में ये पूरी तरह से ऑडिटर के जजमेंट पे है whether to convert or not, whether to rely on the audited component audited financial statement or not। Okay, then when the component auditors report under the auditing framework different है पेरेंट से, ठीक है, अब फ्रेमवर्क ही डिफरेंट है, तो उसके केस में आपके जो भी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडियन गैस के अकॉर्डिंग है। इंडियन गैस मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। एंड इन ऑर्डर टू मेक कंसिस्टेंसी इनेबल ऑफ द ऑडिटिंग फ्रेमवर्क टू इनेबल द पेरेंट टू रिलाई ऑन एंड रेफर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या करना होगा, कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड अंडर द फ्रेमवर्क दैट करस्पॉन्डेंट। अगर आपका और उनका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा फ्रेमवर्क अलग है तो उस केस में आप जो आपका कंपोनेंट है उसको आपके फ्रेमवर्क के अंदर आके ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी ऑडिटेड अंडर ए फ्रेमवर्क दैट इज
कंसिस्टेंट विद द पेरेंट फ्रेमवर्क, जो भी पेरेंट का फ्रेमवर्क है उसके अंदर आके कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ऑडिट होना पड़ेगा। ठीक है, अब लास्ट केस, भैया हम इतना तीन झाम करते ही नहीं, हमने तो ऑडिट ही नहीं करवाया। बहुत अच्छा किया, कंपोनेंट ने ऑडिट ही नहीं करवाया, मतलब या तो वो इतना छोटा कंपोनेंट है कि उसके ऊपर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या फिर कुछ और केस हो सकता है, बट एट दी एंड कंपोनेंट ऑडिटेड नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल इवेलुएट when the यहाँ से मार्क कर लो, where the financial statement of one or more component continue to remain unaudited। अब वो पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, we will evaluate a possible modification in the report on the consolidated। हम CFS में देंगे मॉडिफिकेशन की भाई कंपोनेंट तो अनऑडिटेड टहल रहे हैं, कंपोनेंट तो ऑडिटेड ही नहीं है, उस केस में हम कैसे रिलाई कर सकते हैं कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। ये तो बिल्कुल मतलब जब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना है, पूरा ऑडिट हुआ है, उस केस में तो हमें रिलाई करने में इशू आ रहा है, देन इस केस में कैसे रिलाई कर पाएंगे जब हमारा कंपोनेंट ऑडिट ही नहीं है, ऑडिटेड ही नहीं है। ओके, हैज़ नॉट बीन able to obtain sufficient appropriate audit evidence in relation to such consolidated amount। In such case the auditor should evaluate both qualitative and quantitative factor on the possible effect of the amount remaining unaudited। हम दोनों फैक्टर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या क्या मार्क करा है, वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट रिमेन अनऑडिटेड, इन दैट केस रिपोर्टिंग ऑन द CFS शुड कंसिडर अनऑडिटेड कंपोनेंट इन evaluating a possible modification in his report on the CFS। and because the auditor has not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence, अब जब वो audited ही नहीं है तो मतलब हमें sufficient appropriate audit evidence मिला नहीं, we are not been able to obtain sufficient appropriate audit evidence। उस केस में क्या होता है, जब हमें sufficient appropriate audit evidence नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, we should evaluate both qualitative and quantitative factors on the possible effect of such amount remaining unaudited। और हम सोचेंगे कि भाई अब तो दिया जाएगा मॉडिफिकेशन। क्या दिया जाएगा, मॉडिफिकेशन। क्यों दिया जाएगा, क्योंकि हमें तो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला ही नहीं। तो इस केस में हम क्या देने वाले हैं, हम देने वाले हैं मॉडिफिकेशन। एंड यहाँ पर मॉडिफिकेशन के साथ हमारा ख़त्म होता है ये पूरा चैप्टर। सो एक अच्छा सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट स्कोरिंग है, इट विल फेच यू गुड मार्क्स। सो छोड़ कर मत जाना, जितनी चीज़ें बताई हैं इसको अच्छे से रिकॉल करना, और अगर नहीं हो तो दोबारा फिर से लेक्चर देख लेना, ठीक है, बट इसको छोड़ कर मत जाना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड बाय बाय।